डाइबोरेन जो है वो क्या है कि एक डाइमर है किसका, बोरेन का। BH3 डू नॉट एग्जिस्ट फ्रीली। B2H6 में हमेशा ये क्या बन जाएगा, डाइमर बन जाएगा। जैसे ही BH3 बनेगा, ये ऑटोमेटिकली डाइमर बना लेगा, तुरंत डाइमर बना लेगा और क्या बन जाएगा, B2H6 बन जाएगा। अब जरा इस बात को देखो, ये एक प्लेन है, ये क्या है, ये एक प्लेन है। इस प्लेन को देखो, पहले इस वाले प्लेन को देखो, इस वाले प्लेन को। अब 6 एटम का हिसाब किताब कौन सा होता है, तो 4 टर्मिनल हाइड्रोजन, 4 टर्मिनल हाइड्रोजन। टर्मिनल हाइड्रोजन बोलते हैं बेटा इन वालों को, टर्मिनल किनारों वाले है ना, टर्मिनल 4, 1 2 3 4, ये टर्मिनल हाइड्रोजन है। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका कंपटीशन वाला चैनल पे। पी ब्लॉक के लेक्चर नंबर 2 में आपका स्वागत है। आज हम पी ब्लॉक का लेक्चर नंबर 2 करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ लिया, फर्स्ट लेक्चर में हमने उसकी जो एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है पी ब्लॉक की, दोनों ग्रुप की, वो देख ली थी। ठीक है, इसके अलावा डिटेल में हमने बात करी थी इनर्ट पेयर इफेक्ट की, बिल्कुल वो आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलेंगे सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट की तरफ, और वो है हमारा स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ ग्रुप 13। स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ ग्रुप 13 की तरफ हम मूव करेंगे यहां पर। और इसके स्ट्रक्चरल पार्ट में B2H6, Al2O6, Al2Cl6, बोरेक्स और H3BO3 सॉलिड, ये 4 कंपाउंड्स जो है, 4 स्ट्रक्चर्स हम देखेंगे, 4 कंपाउंड्स के बारे में जानेंगे। बहुत आसान आसान सी चीजें हैं, समझते जाइएगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ ग्रुप 13। आज का हमारा ये जो स्ट्रक्चरल पार्ट है वो, उसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अगेन डाइबोरेन, जिसको हम बोलते हैं B2H6, AlCl3 एंड Al2Cl6, उसके बाद बोरेक्स, ठीक है, और उसके बाद ऑर्थोबोरिक एसिड हम पढ़ेंगे। चलिए डाइबोरेन, सबसे पहले आ जाते हैं डाइबोरेन पे। सर ये डाइबोरेन है क्या? डाइबोरेन कहते हैं बेटा इसको, ये जो BH3 होता है, BH3 को बोलते हैं बोरेन। क्या बोलते हैं इसको? बोरेन। अगर BH3 को 2BH3 लिख दूं, या यूं कहें कि इसको BH3 को 2 बार ऐसे जोड़ लूं, BH3 प्लस BH3, BH3 और BH3, 2 BH3 अगर जुड़ जाए तो इसका डाइमर बनता है, उसको क्या बोलते हैं, इसका डाइमर बनता है, उसको क्या बोलते हैं बेटा, उसको बोलते हैं बोराजीन। उसको क्या बोलते हैं? B2H6, B2H6 क्या बन जाएगा ये सिंगल यूनिट को बोलते हैं डाइबोरेन, तो इसको क्या नाम हो जाएगा? डाइबोरेन। इसका क्या नाम हो जाएगा? डाइबोरेन। इसको डाइबोरेन बोलते हैं। डाइबोरेन जो है वो क्या है कि एक डाइमर है किसका? बोरेन का। BH3 डू नॉट एग्जिस्ट फ्रीली। आप ये समझ लीजिएगा कि जो BH3 है, BH3 डू नॉट एग्जिस्ट, BH3 डू नॉट एग्जिस्ट, इट डाइमराइज इनटू B2H6। B2H6 में हमेशा ये क्या बन जाएगा? डाइमर बन जाएगा। जैसे ही BH3 बनेगा, ये ऑटोमेटिकली डाइमर बना लेगा, तुरंत डाइमर बना लेगा और क्या बन जाएगा? B2H6 बन जाएगा। तो ऐसा सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा एग्जिस्ट नहीं करता या बहुत शॉर्ट टाइम के लिए एग्जिस्ट करता है किसी भी तरह से लैंग्वेज, और उसमें ऑप्शन अगर BH3 है ना, और बाकी 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो आपको पता है कि वेल नोन एग्जिस्टेंस है उसका, और BH3 भी हमको लगता है कि यार ये क्यों नहीं एग्जिस्ट करता, तो रीजन है कि BH3 जो है वो तुरंत डाइमर बना लेता है और क्या बना लेता है? B2H6। अब ये ऐसा क्यों करता है? क्योंकि BH3 जो है वो क्या है बेटा? BH3 आपका 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। आप इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन है। BH3 में क्या होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, BH3 क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। तो क्या ये डाइमर बना के अपनी डेफिशिएंसी को खत्म कर लेगा? यही तो जानना है हमको। तो क्या ये डाइमर बना के अपनी डेफिशिएंसी को खत्म कर लेगा क्या? यही हमको सीखना है। तो चलिए सबसे पहले इसका ऑर्बिटल डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले इसका क्या बना लेते हैं? ऑर्बिटल डायग्राम। B2H6 का ऑर्बिटल डायग्राम बना लेते हैं कि ये डाइमर बनाता कैसे है। मुझे बताओ, बोरोन कौन से पीरियड का है बेटा? बोरोन सेकंड पीरियड का है। इसके पास 2s होगा और 2p होगा। 2s का 1 डब्बा होगा, 2p के 3 डब्बे होंगे। ठीक है, ये 2s2 और 2p1 है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन अगर एक्साइट करोगे तो इधर आ जाएगा, इस तरह का।
तो मतलब बोरोन के पास अपने खुद के एक्साइटेशन स्टेट फर्स्ट की बात कर रहा हूं, ये एक्साइटेशन स्टेट फर्स्ट बनाया हुआ है। बोरोन के पास अपने खुद के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब हाइड्रोजन आएगा तो बोरोन अपने तीनों इलेक्ट्रॉन यहां पे दे देगा इस तरह से। तो बोरोन क्या करता है, और बोरोन के पास खुद के इलेक्ट्रॉन 3 है बेटा, लेकिन ऑर्बिटल्स कितने हैं? 4 हैं। इलेक्ट्रॉन 3 है लेकिन ऑर्बिटल्स कितने हैं? 4 हैं। मतलब एक डब्बा खाली पड़ा है, एक डब्बा खाली पड़ा है। अब देखते हैं ये किस तरह से किस तरह से अपना डाइमर बनाता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इधर एक बोरोन बनाते हैं, क्योंकि 2 यूनिट लगेगी। इधर एक बोरोन बना के, क्योंकि बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन हमको sp3 करना है। बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन हमको क्या करना है? sp3। बोरोन sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा, मतलब इन सबको हाइब्रिडाइज करेगा, और हाइब्रिडाइजेशन क्या बन जाएगा? sp3 बन जाएगा। तो sp3 में कितने मिले? 1 s और 3 p, मतलब 4 मिले, तो 4 बनेंगे, और चारों का नाम क्या होगा बेटा? sp3 होगा। चारों का नाम क्या होगा? sp3 होगा। तो इसने क्या किया? अपने 4 sp3 ऑर्बिटल्स इस तरह से लगा दिए, अपने 4 sp3 ऑर्बिटल इस तरह से लगा दिए। अब जरा देखो कि है तो डब्बे 4, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इलेक्ट्रॉन 1 यहां पे, 1 यहां पे, और इधर में से आपकी मर्जी, किधर भी एक जगह इलेक्ट्रॉन रख दो। यहां रख दिया, ऊपर वाले में रख दिया, लेकिन अब एक तो खाली रहेगा, क्योंकि sp3 हो भी गया तो एक तो बेटा वैकेंट ही ऑर्बिटल है। जो एक वैकेंट sp3 है वो यहां है। दूसरा वाला बोरोन आया, दूसरे वाले बोरोन ने यहां पे एक ऐसा अगेन क्या बनाया उसने? एक ऑर्बिटल इस तरह से बनाएगा, एक sp3 इस तरह से बनाएगा, एक sp3 इस तरह से बनाएगा, और एक sp3 इस तरह से बनाएगा। ठीक है भाई, दूसरे बोरोन की कहानी है। तो दूसरे बोरोन के पास भी इलेक्ट्रॉन कौन से हैं? दूसरे बोरोन के पास भी इलेक्ट्रॉन कौन से हैं? एक इलेक्ट्रॉन यहां होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां होगा, क्योंकि उस बोरोन ने वहां पर इलेक्ट्रॉन रख दिया था। तो ये वाला बोरोन इधर इलेक्ट्रॉन रखेगा, ये वाला बोरोन इधर वाले में इलेक्ट्रॉन रख लेगा, क्योंकि इनको अगर डाइमर बनाना है तो इतना तो करना ही पड़ेगा कि यार ठीक है तू उधर रख लिया, मैं इधर रख लेता हूं। ठीक है, ऐसा कुछ अरेंजमेंट देखने को मिलता है। अब आता है, ये तो सिर्फ B2 हुए, अब आता है हाइड्रोजन। अब क्या आता है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन इससे भी जुड़ेगा, इससे भी जुड़ेगा, इससे भी जुड़ेगा, और इससे भी जुड़ेगा। हाइड्रोजन हर एक बोरोन के चारों sp3 ऑर्बिटल से जुड़ेगा, हर एक बोरोन के चारों sp3 ऑर्बिटल से जुड़ेगा। रुक जाओ भाई, यहां पर देखो कैसे। मान लो हाइड्रोजन अपना क्या लेके आएगा? 1s लेके आएगा। हाइड्रोजन अपना क्या लेके आएगा? 1s लेके आएगा। तो एक ये 1s और उसका इलेक्ट्रॉन, दूसरा हाइड्रोजन यहां पे उसका इलेक्ट्रॉन, तीसरा हाइड्रोजन यहां पे उसका इलेक्ट्रॉन, चौथा हाइड्रोजन यहां पे उसका इलेक्ट्रॉन। ऐसे मर्ज होंगे, ये इस तरह से मर्जिंग होगी, इस तरह से क्या हो जाएगी? मर्जिंग हो जाएगी। अब देखो, क्या यहां पर भी हाइड्रोजन आएगा? इनके बीच में भी एक हाइड्रोजन आ गया, और यहां पे अपना एक इलेक्ट्रॉन ले आया। फिर इनके बीच में भी एक हाइड्रोजन आ गया, और यहां पर भी अपना एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब जरा ये देखो आप कि ये जो बीच वाला बॉन्ड बना है, ये जो बीच वाला बॉन्ड बना है, ये बॉन्ड नॉर्मल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां 2 ऑर्बिटल हैं, यह हाइड्रोजन है, यह हाइड्रोजन है, यह हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। हाँ जी, अब आते हैं अपनी बात पे। यहां जो 2 ऑर्बिटल्स हैं, उनमें सब में दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। अगर 2 के पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक के पास एक इलेक्ट्रॉन आएगा। 2 के पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक के पास एक इलेक्ट्रॉन आएगा। तो इस वाले बॉन्ड को हम डेफिशिएंट बॉन्ड नहीं बोलेंगे। इस वाले बॉन्ड को हम क्या नहीं बोलेंगे? डेफिशिएंट बॉन्ड नहीं बोलेंगे। जैसे मैंने आपको अब सिंपल सी फॉर्म में यहां लिख दिया H, ये H, ये H, ये H, ये H और ये H। अब आप इसको कंपेयर कर लो। ऊपर ऑर्बिटल डायग्राम है, नीचे वाला सिंपल डायग्राम है। आप ये देखो कि इस बोरोन और हाइड्रोजन के बीच में, इस बोरोन और हाइड्रोजन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। और इसके बीच में भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो पूरा एक बॉन्ड है, पूरा एक बॉन्ड है, क्योंकि 2 के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है। क्या सेम वाला ऐसा भी नॉर्मल बॉन्ड जो हम समझते हैं वो भी नॉर्मल बॉन्ड है? लेकिन बेटा आप एक चीज नोट करो, और वो चीज क्या है कि जब आप इस बोरोन से इस बोरोन तक जाओगे, जब आप इस बोरोन से इस बोरोन तक जाओगे, तो रास्ते में एक एटम पड़ेगा हाइड्रोजन, और 2 ही इलेक्ट्रॉन मिलेंगे।
यहां से यहां तक जाओगे तो दो ही इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। देखो बोरोन से जब बोरोन तक आए तो इलेक्ट्रॉन कितने मिले? सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन मिले। लेकिन ऑर्बिटल कितने मिले? लेकिन ऑर्बिटल कितने मिले आप खुद सोचो। एक बोरोन का sp3 ऑर्बिटल, दूसरे बोरोन का sp3 ऑर्बिटल 2 ऑर्बिटल, और एक इस हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल। कितने ऑर्बिटल? 3 ऑर्बिटल। मतलब 3 ऑर्बिटल्स के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है। 3 ऑर्बिटल्स के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अपनी आपकी सहूलियत के लिए मैं इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे लिख सकता हूं, इस तरह से बता दिया मैंने आपकी सहूलियत के लिए कि यहां से यहां तक ये सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन है। मतलब अपन मान लेते हैं कि इसके एक के बीच में एक है, ऐसा समझ लेते हैं। तो यहां से यहां गए तो सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आए। लेकिन सेंटर कितने आए? यहां देखो, ये 1 सेंटर, ये 2 सेंटर, ये 3 सेंटर। आप चाहे सेंटर बोल लो, चाहे इनको 3 ऑर्बिटल समझ लो। एक sp3, दूसरा sp3 और तीसरा 1s। 3 ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, एक के पास कितने होंगे? 2/3 या 3/2? 3/2 या 2/3? तो बेटा 2/3 होगा। क्यों? क्योंकि अगर लोग 3 हैं और रोटियां खाने के लिए 2 ही हैं तो एक के पास एक से कम आएगी। अगर 3 लोगों के पास खाने के लिए 2 ही रोटी है तो हर एक आदमी एक पूरी रोटी तो नहीं खा पाएगा। तो इसका मतलब है इस बॉन्ड को बोला जाता है डेफिशिएंट। रोटियों की कमी है, यहां इलेक्ट्रॉन की कमी है। यहां क्या है? इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो ये डेफिशिएंट बॉन्ड हो गया। कैसा बॉन्ड हो गया? ये डेफिशिएंट बॉन्ड हो गया। जिसको हमने क्या बोल दिया? ये कैसा बॉन्ड हो गया? ये यहां से यहां तक पूरा एक बॉन्ड है। ये बनाना की तरह फ्यूज होता है इस तरह से जब ये बनाना की तरह फ्यूज होता है तो इसका एक और नाम होता है बनाना बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको? बनाना बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको? बनाना बॉन्ड। ऐसे कितने बॉन्ड होंगे? 2 बॉन्ड होंगे। और दूसरा बनाना बॉन्ड का एक और नाम होता है, बताओ बेटा, सेंटर कितने? 1 2 3, तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। क्या होंगे इसका नाम? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है तो इसका क्या नाम हो जाएगा? ये ब्रिज बॉन्ड भी कहलाता है। क्या कहलाता है? ये ब्रिज बॉन्ड भी कहलाता है। साथ में ये एक डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड भी होता है, क्योंकि यहां पे इस पूरे बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनों की कमी है। आप देखिए कि 3 के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है तो इसमें पूरों की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की कमी है। तो यहां पे लिख देता हूं मैं कि बोथ हमको हमारा जवाब मिल गया। मैंने यहां बोला था कि क्या BH3 डाइमर बना के अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी खत्म कर देगा? तो आंसर है नहीं। पहले से बेटर कंडीशन में हो जाएगा, मानता हूं पहले से बेटर कंडीशन में हो जाएगा, लेकिन अभी भी डेफिशिएंट है। पहले से बेटर कंडीशन में तो हो रहा था, इसीलिए तो ये BH3 तुरंत B2H6 बन जाता है, उससे बेटर कंडीशन में। ठीक है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से डेफिशिएंसी खत्म नहीं हुई है। तो स्टेटमेंट लिख रहा हूं, बोथ BH3 एंड इट्स डाइमर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। Both BH3 and its dimer are electron deficient in nature. कैसे? कि BH3 तो हमको दिख ही रहा है कि 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। B2H6 में क्यों? कि डाइमर कौन सा होता है बेटा? B2H6 डाइमर कौन सा होता है? B2H6। तो ये क्यों डेफिशिएंट होता है? बिकॉज इट कंटेन्स 3 centered 2 electron bonds which are electron deficient. क्या होंगे वो? इसके पास 2 ऐसे बॉन्ड हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इस वजह से इसका डाइमर भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही होता है। ठीक है भाई, समझ आई यहां तक बात? उसके बाद ये अब आपके छोटी मोटी बातें हैं वो मैं यहां पे लिख रहा हूं। अब स्टेटमेंट बना के नहीं भी लिखूं तो कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है कि बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड बोरोन। यहां पे लिख देता हूं कहीं पे, sp3 हाइब्रिडाइज्ड बोरोन। sp3 हाइब्रिडाइज्ड बोरोन होता है, ये sp3 है ये। तो ये वाला भी sp3 होगा, ये वाला भी sp3 होगा, ये sp3 ऑर्बिटल होगा, ये sp3 ऑर्बिटल होगा, ये भी sp3 होगा, ये भी sp3 होगा, ये भी sp3 होगा, ये भी sp3 होगा।
अगर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल sp3 है तो बोरोन अपने 4 sp3 ऑफर करेगा, किसको, इसके 1s को। ये कौन सा होगा, ये 1s होगा। हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या ऑफर करा होगा बेटा, 1s, ये 1s, ये 1s, ठीक है, ये भी 1s, ये भी 1s और ये भी 1s। इस तरह से ये इसका कंप्लीट ऑर्बिटल डायग्राम है। चलिए यहां तक आप नोट करिए, उसके बाद हम चीजों को और थोड़ा आगे लेकर जाएंगे। अभी नोट करिए यहां तक आप। चलिए भाई, नोट कर लिया सबने, बढ़े आगे, आ जाइए। हाँ एक चीज और, ये कौन सा बॉन्ड है फिर, ये वाला कौन सा बॉन्ड है, इसको देख के बताओ जरा। ये तो नॉर्मल वाला बॉन्ड है बेटा, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है ना, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। यहां खूब सारी चीजें हो गई है, वैसे भी दिख नहीं रहा होगा। चलिए अपन इसको नेक्स्ट स्लाइड पे इसकी जो बची हुई प्रॉपर्टीज है वो देख लेते हैं। एक 3D डायग्राम बनाते हैं। 3D डायग्राम, 3D डायग्राम हमको ये बताएगा कि कौन सा एटम कितना कौन से प्लेन में है और मैक्सिमम एटम कितने हैं एक प्लेन में। हम इसको ऐसे बना लेते हैं 3D के अंदर, आप समझ जाओगे इस तरह से। ये बोरोन है, ये रहा यहां पर आपका, सॉरी, ये एक बोरोन यहां पे है, एक बोरोन यहां पे है, ठीक है भाई। उसके बाद यहां पे एक हाइड्रोजन है इस तरह से, और दूसरा हाइड्रोजन है इस तरह से, तीसरा हाइड्रोजन है वहां पे, और चौथा हाइड्रोजन है यहां पे। और जो एक प्लेन से ऊपर हाइड्रोजन होगा ऐसे, और एक प्लेन से नीचे हाइड्रोजन होगा इस तरह से। ये 3D डायग्राम है B2H6 का। B2H6 का क्या है, ये 3D डायग्राम है। अब जरा इस बात को देखो, ये एक प्लेन है बेटा, ये क्या है, ये एक प्लेन है। इस प्लेन को देखो पहले, इस वाले प्लेन को देखो, इस वाले प्लेन को। अपने हाथ में एक बुक उठाओ, उस बुक के चारों कोनों पे हाइड्रोजन समझ लो। एक बुक उठाइए आप अपने हाथ में, और उसके चारों कोनों पे हाइड्रोजन समझ लीजिए, और उनके बीच में 2 बोरोन भी समझ लीजिएगा। ये 2 बोरोन, किताब है ना, किताब, ये पूरी एक किताब समझ लो। इस ग्रीन ग्रीन वाली बाउंड्री को एक बुक समझ लीजिए, उसके चारों कोनों पे हाइड्रोजन समझ लीजिए, ठीक है, और फिर बीच में ये 2 बोरोन भी समझ लीजिए। अब उस किताब को आप ऐसे ऐसे घुमाना, हाथ स्टार्ट करिए। आप समझिए कि आप उस बुक को काटना चाहते हो, तो बताओ अगर ये बुक आप काटना चाहते हो तो क्या हाइड्रोजन कटेगा, कोने वाला कटेगा, इधर वाला भी कटेगा। ये दोनों हाइड्रोजन गए, फिर ये इसके बाद एक बोरोन आया, फिर इसके बाद एक बोरोन आया, वो भी कटेगा, फिर उसके बाद एक बोरोन आया, वो भी कटेगा, और फिर दोनों हाइड्रोजन भी कटेंगे। तो आप ऐसे एक प्लेन घुमाओगे तो कितने एटम कट जाएंगे, ये 2 हाइड्रोजन कट जाएंगे, और 2 बोरोन और 2 हाइड्रोजन और कट जाएंगे। मतलब ये सब एक प्लेन में है। कितने एटम हो गए, 1 2 3 4 5 6, 4 टर्मिनल हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहां लिख रहा हूं मैक्सिमम, इधर नहीं उधर लिख देता हूं, मैक्सिमम 6 एटम्स, मैक्सिमम 6 एटम इन सेम प्लेन। अब 6 एटम का हिसाब किताब कौन सा होता है, तो 4 टर्मिनल हाइड्रोजन, 4 टर्मिनल हाइड्रोजन। टर्मिनल हाइड्रोजन बोलते हैं बेटा इन वालों को, टर्मिनल किनारों वाले है ना, टर्मिनल 4, 1 2 3 4, ये टर्मिनल हाइड्रोजन है। प्लस 2 बोरोन एटम्स, 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एंड 2 बोरोन, मैक्सिमम कितने हो गए, 6 हो गए। क्या और कोई प्लेन है, क्या और कोई प्लेन है जिसमें ब्रिजिंग हाइड्रोजन भी आ जाए और बोरोन भी आ जाए। अपनी किताब को ऐसे ही रखना, लेकिन इस बार आप उस किताब के ऊपर एक हाइड्रोजन है और उस किताब के नीचे एक हाइड्रोजन है। अब आप जो है किताब को काट ऐसे रहे हो, ऐसे नहीं काट रहे हो, वो तो हो गया, वो वाला प्लेन तो देख लिया। अब हम इस प्लेन से आ रहे हैं, ऊपर वाले प्लेन से, ऊपर वाले प्लेन से आ रहे हैं। ऊपर वाले प्लेन से जब आएंगे तो सबसे पहले ये वाला हाइड्रोजन कटेगा, ठीक है। फिर आप बीचों बीच जाओगे तो ये 2 बोरोन भी तो कटेंगे। अगर आप ऊपर से आओगे तब भी ये 2 बोरोन कटेंगे, उस वाले प्लेन में भी ये 2 बोरोन कटेंगे, और ऊपर वाले प्लेन में से भी ये 2 बोरोन कटेंगे। तो ये एक हाइड्रोजन गया, फिर 2 बोरोन गए, फिर नीचे वाला हाइड्रोजन भी कटेगा। इसका मतलब है ये लिखना भी सही बात है, ये लिखना भी सही बात है कि 2 ब्रिजिंग हाइड्रोजन एंड 2 ब्रिजिंग हाइड्रोजन एंड बोरोन एटम्स, 2 बोरोन एटम्स, वैसे तो 2 ही होते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी लिख दिया, आर इन सेम प्लेन। लेकिन ये आप बोलोगे कि सर फिर मैक्सिमम नहीं, तो मैक्सिमम तो नहीं हुए ना बेटा, इसमें तो ये 4 ही हुए,
सिर्फ 4 ही है, 2 ब्रिजिंग और 2 बोरोन, तो 4 ही हुए। तो मैक्सिमम वाला प्लेन कौन सा है? मैक्सिमम प्लेन ये है। लेकिन ये बोलना गलत थोड़ी है कि 2 ब्रिजिंग जिस प्लेन में है उसी प्लेन में बोरोन भी आएगा। आप ये वाला प्लेन ले आओ, ऊपर वाला ले आओ, ऐसे वाला नहीं, ऐसे वाला ले आओ, तो हाइड्रोजन कटेगा, 2 बोरोन कटेंगे और फिर हाइड्रोजन कटेगा, तो इसका मतलब है वो सेम प्लेन में होंगे। ठीक है भाई। उसके बाद बात आती है कुछ चीजें जो रह गई थी, और वो मैं बता देता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एक तो इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में 1-2 पॉइंट्स रह गए, तो वो लिख लो आप। एक दो पॉइंट है वो मैं यहां लिख लेता हूं कि B2H6 जो होता है, B2H6 जो होता है वो कलरलेस है ना, कलरलेस गैस होता है एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, यूज्ड एज फ्यूल। ठीक है, फ्यूल की तरह इनको काम में लिया जाता है। नॉर्मल फ्यूल अपन जो अपने गाड़ियों में यूज करते हैं वैसा वाला नहीं है ना, कहीं पर और ज्यादा किसी इंडस्ट्री में या रॉकेट वगैरह या एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के अंदर जो है इसका फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि सिंपल सी बात है बेटा, अगर CH4 को देखोगे तो वो क्या है? मीथेन। कार्बन और बोरोन भाई भाई, क्योंकि बोरोन के बाद ही कार्बन आता है, तो बोरोन जब हाइड्रोजन खाएगा तो ऐसा बनेगा B2H6। क्या बनेगा? B2H6। तो B2H6 भी तो एक तरह से हाइड्रोकार्बन जैसा ही हुआ। ये हाइड्रोकार्बन है तो ये एक तरह से हाइड्रोबोरेन टाइप हो गया। तो अगर ये ईंधन की तरह काम करता है, फ्यूल की तरह काम करता है, CH4 फ्यूल की तरह काम करता है, तो फिर B2H6 भी कहीं न कहीं फ्यूल की तरह काम करता है। ऐसे आपको याद रह जाएगा, क्योंकि लगभग सेम सेम थे, आसपास के। ठीक है भाई, तो यूज एज ए फ्यूल हो गया। उसके बाद इनके एंगल वगैरह हम लोग देख लेते हैं। उसके लिए वो डायग्राम मैं वापस बना लेता हूं जो पीछे बनाया था, वापस बना लेता हूं, देखिए ले। ठीक है, ये बोरोन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ठीक है भाई, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक की डिस्टेंस को मान लीजिए मैंने बोल दिया A। ठीक है, अब इसको A बोला है तो ये वाली भी BH बॉन्ड लेंथ A ही होगी, ये वाली भी BH बॉन्ड लेंथ A ही होगी, ये भी A ही होगी। तो ये टर्मिनल BH बॉन्ड लेंथ है। A क्या है? A के लिए लिख देता हूं टर्मिनल BH लेंथ, टर्मिनल BH लेंथ। और इसको मैंने बोल दिया क्या? इसको बोल दिया मैंने आपका, यहां पे हम लिख देते हैं यहां से यहां तक B। ठीक है, यहां से यहां तक क्या कर दिया हमने? B हो गया आपका क्या? ब्रिजिंग BH बॉन्ड लेंथ। ठीक है भाई, 2 तरह की लेंथ को कंपेयर करना है। दूसरा, हमने एक काम और कर लिया, इसको लिख दिया हमने अल्फा और इसको लिख दिया हमने क्या? बीटा, एंगल को। तो अल्फा कौन हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा आपका टर्मिनल मतलब HBH एंगल। क्या बोलेंगे इसको? टर्मिनल HBH एंगल, बॉन्ड एंगल। तो बताओ बीटा क्या हो जाएगा? तो बीटा हो जाएगा आपका क्या? यहां पे पहले सारे वो लिख देता हूं कि कल को आपको ये नहीं पता हो कि अल्फा बीटा की जगह तो कुछ भी दे सकता है ना बेटा मेन एग्जाम में। तो आपको अल्फा बीटा नहीं, ए बी नहीं दिया हो, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि इसको क्या बोलते हैं। तो इसको टर्मिनल BH लेंथ बोलते हैं, क्योंकि ये टर्मिनल हाइड्रोजन के साथ लेंथ है। तो ऐसी टर्मिनल BH लेंथ 1 2 3 4 होगी। ठीक है, और BH बॉन्ड लेंथ कितनी होगी? तो ये वाली B और H की बॉन्ड लेंथ हम देखेंगे तो B। अब बीटा क्या हो जाएगा आपका? हाँ, ब्रिजिंग HBH एंगल, मतलब ये HBH इधर वाला एंगल, HBH एंगल। ठीक है भाई, ये ब्रिजिंग एंगल कहलाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल भी यही है। एक तो इसका B सही नहीं दिख रहा है, इसको सही कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ही यही है कि इनके लेंथ और एंगल्स पूछे जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, लेंथ और एंगल पूछा जाता है। जरा एक चीज बताओ मुझे कि यहां से यहां तक कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। लेकिन यहां से यहां तक तो इलेक्ट्रॉन एक ही था ना बेटा। यहां से यहां तक 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां से यहां तक तो एक ही इलेक्ट्रॉन था, फिर दूसरा आगे था। मुझे बताओ 2 इलेक्ट्रॉन का एक बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन का एक बॉन्ड, तो आधे, 1 इलेक्ट्रॉन का कितना बॉन्ड होगा? आधा। करेक्ट है।
समझ आ रही है बात? अगर दो इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है, जैसे आप खुद सोचो, यहां अगर इनके बीच में 4 इलेक्ट्रॉन है तो 2 बॉन्ड होंगे, यहां इनके बीच में 6 इलेक्ट्रॉन है तो 3 बॉन्ड होंगे, तो यहां इनके बीच में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1 बॉन्ड होंगे। तो अगर किसी के बीच में एक ही इलेक्ट्रॉन है, अगर किसी के बीच में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो फिर वो बॉन्ड कितना होगा? आधा बॉन्ड होगा। कितना बॉन्ड होगा? ये आधा बॉन्ड होगा। तो यहां पे ये एक इलेक्ट्रॉन है तो हाफ बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन है तो हाफ बॉन्ड है, इसलिए इसका बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाता है। अगर हम बात करें कि इसके बॉन्ड ऑर्डर की, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर है कितना? 1। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 1। और इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है? हाफ। अगर बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, अगर बॉन्ड ऑर्डर कम होगा तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। अगर बॉन्ड ऑर्डर कम होगा तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। आपको खुद को पता है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, वापस बताता हूं, उससे ज्यादा लेंथ सी डबल बॉन्ड सी से ज्यादा लेंथ सी सिंगल बॉन्ड सी की होती है। जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर घट रहा है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है, बॉन्ड ऑर्डर जैसे जैसे घट रहा है बॉन्ड लेंथ भी बढ़ रही है। और ये हम जानते हैं, हमने केमिकल बॉन्डिंग वगैरह पढ़ लिया। तो बताओ इसका बॉन्ड ऑर्डर, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है? हाफ। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? हाफ आएगा। हाफ बॉन्ड ऑर्डर आने की वजह से इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर इसको लिख सकते हैं, हाफ लिख सकते हैं, 0.5। ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, बॉन्ड ऑर्डर कम आने की वजह से इसकी लेंथ बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? इसकी लेंथ बढ़ जाती है। लेंथ बढ़ने की वजह से इसका कौन सा कैरेक्टर बढ़ेगा? लेंथ बढ़ने की वजह से इसका कौन सा कैरेक्टर बढ़ेगा? आप बताओ। लेंथ बढ़ती है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल का कौन सा कैरेक्टर बढ़ता है? पी। बताया था, पी बढ़ेगी तो हाइब्रिड ऑर्बिटल की लेंथ बढ़ेगी। पी बढ़ेगा तो हाइब्रिड ऑर्बिटल का क्या बढ़ेगा? लेंथ बढ़ेगा। तो यहां पे इसकी पी कैरेक्टर बढ़ जाता है क्योंकि इसकी लेंथ बढ़ जाती है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर घट जाता है। तो यहां लिख सकते हैं कि इस केस में पी बढ़ गया। और जब भी किसी हाइब्रिड ऑर्बिटल में पी बढ़ेगा, जब भी किसी हाइब्रिड ऑर्बिटल में पी बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है, वहां क्या घटेगा? एस घटेगा। क्या घटेगा? वहां पे एस घटेगा, क्योंकि एस एंगल की दुकान होती है और आपने यहां पर एस घटा दिया तो फिर बीटा तो कम हो जाएगा। अगर एस एंगल की दुकान है और एस घटा दिया तो आपने यहां पर क्या घटा दिया? एंगल घटा दिया। मतलब अल्फा और बीटा के कंपैरिजन में कम कौन हो गया? अल्फा और बीटा के कंपैरिजन में कम कौन हो गया? बीटा। क्या हो गया? बीटा। तो यहां पर लिखना जरूरी है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि जो बीटा है आपका, उससे ज्यादा क्या होगा? अल्फा होगा। बॉन्ड एंगल बीटा से ज्यादा क्या होगा? अल्फा होगा। दूसरा, ये देखो पी कैरेक्टर बढ़ा था। कौन सा कैरेक्टर बढ़ा था? पी कैरेक्टर। पी कैरेक्टर बढ़ने की वजह से लेंथ बढ़ती है, यानी बी की लेंथ ज्यादा होगी ए से। बी की लेंथ क्या हो जाएगी? ए से। क्योंकि यहां पर अगर इस वाले बॉन्ड में पी बढ़ा है और एस घटा है, तो इस वाले बॉन्ड में बेटा पी घटेगा और एस बढ़ेगा। तो एस बढ़ेगा तो एंगल तो हमने बढ़ा दिया, अल्फा ज्यादा लिख दिया। अब पी घटेगा तो लेंथ घटा दो। तो बताओ बी जो है, लेंथ जो है वो ज्यादा होगी, टर्मिनल उसकी ब्रिजिंग की लेंथ ज्यादा होगी और टर्मिनल की लेंथ जो है वो कम होगी। ये लेंथ और एंगल का कंपैरिजन बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। लेंथ और एंगल का कंपैरिजन बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है, कई बार इसके बारे में। और एनसीईआरटी के अंदर काफी क्या बोलते हैं, वैल्यूज भी दी हुई है। हमको वैल्यूज याद नहीं रखनी है, सिंपल सी बात है। अगर ये sp3 है तो 109.5 डिग्री होना चाहिए। अब जिधर कम हो रहा है उधर 109 से कम हो जाएगा, तो इसका मतलब है बाकी की तरफ क्या हो जाएगा? जिधर ज्यादा हो रहा है उधर 109 से ज्यादा हो जाएगा। तो एक वैल्यू 109 से ज्यादा वाली होगी और एक वैल्यू 109 से कम वाली होगी। आप जाके वैल्यू चेक कर लीजिएगा एनसीईआरटी में। वैल्यूज याद नहीं करनी है, ऑर्डर याद करना है, ठीक है। हाँ, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आपसे सवाल पूछ सकता है, तो इतना पता होना चाहिए ना कि 109 से कम हो जाएगा एक, और एक 109 से ज्यादा हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है भाई। उसके बाद बोरोन की जो साइज होती है बेटा, बोरोन की जो साइज होती है वो छोटी होती है, ठीक है। बोरोन की जो साइज होती है वो छोटी होती है। तो यहां पर जो एक वॉइड बनता है, वॉइड का मतलब है, अगर आप इसको सॉलिड फॉर्म में देखोगे, सॉलिड फॉर्म में ले जाके देखोगे, तो यहां पर एक वॉइड बनेगा। मतलब हाइड्रोजन की साइज छोटी है, इसीलिए वो दोनों बोरोन के बीच में फिट हो गया। मतलब ऐसा कुछ आप इस तरह से समझिए कि बोरोन की साइज छोटी है तो यहां पे छोटे एटम तो आ जाएंगे बीच में, ठीक है। ये इस तरह से आप ऐसे समझिए ना, ये बोरोन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, ये बोरोन है और ये हाइड्रोजन है। लेकिन अगर बोरोन की साइज छोटी है और आप हाइड्रोजन से बड़ा एलिमेंट लेके आओगे,
हाइड्रोजन से बड़ा एलिमेंट लेके आओगे तो आप ये कह रहे हो कि हम यहां पे ऐसा एलिमेंट रखना चाहेंगे, बड़ा कर दिया, तो बेटा बीच में ये बड़ा एलिमेंट आ ही नहीं सकता। मतलब ब्रिजिंग पोजीशन पे यहां बोरोन की साइज छोटी है, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ बोरोन, क्या बोलेंगे हम, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ बोरोन ओनली हाइड्रोजन कैन एग्जिस्ट एट, ओनली हाइड्रोजन कैन बी प्रेजेंट एट ब्रिजिंग पोजीशन। सिर्फ और सिर्फ ब्रिजिंग पोजीशन पर कौन होगा, हाइड्रोजन होगा, इसके अलावा कोई नहीं होगा, इसके अलावा कोई भी नहीं होगा। क्योंकि अगर आप खुद सोचो ऐसा होता तो BCl3, ऐसा होता तो BCl3 डाइमर बना लेता ना, BCl3 भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये B, ये Cl, ये Cl, ये Cl, ये भी तो डाइमर बना लेता, इसके पास भी तो बेचारे के पास 6 ही इलेक्ट्रॉन है, इसने डाइमर क्यों नहीं बनाया? ये नहीं बन सकता था क्या B2Cl6, ये भी तो बन सकता था, लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि B2Cl6 बनाने के लिए आपको 2 क्लोरीन इन ब्रिजिंग पोजीशन पे लगाने पड़ेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली, क्योंकि बोरोन की साइज छोटी है, उसके साथ ब्रिजिंग पोजीशन पे सिवाय हाइड्रोजन के कोई भी नहीं आ सकता। क्या बोला मैंने, केवल हाइड्रोजन जो है वो आएगा ब्रिजिंग पोजीशन पे। तो यहां पे लिख देना ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ बोरोन, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ boron atoms, only hydrogen can fit into, hydrogen can fit at bridging position। ब्रिजिंग पोजीशन पे सिर्फ हाइड्रोजन आएगा। तो ऐसा सवाल भी आ सकता है कि BCl3 डू नॉट फॉर्म डाइमर, ठीक है, ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ क्लोरीन, ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ क्लोरीन, वो क्या होंगे, ब्रिजिंग पोजीशन पर फिट नहीं हो पाएंगे। तो ये आप आगे देख लेना, खुद से लिख देना, मैंने यहां तक लिख दिया है, ये भी गलत नहीं है। ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ क्लोरीन, तो B2Cl6 जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, B2Cl6 क्या करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। किस वजह से, क्योंकि बनाने को तो ये भी डाइमर बना सकता था, लेकिन इससे डाइमर नहीं बनाया, क्योंकि क्लोरीन की साइज बड़ी है और सिवाय हाइड्रोजन के यहां कुछ भी नहीं आ सकता। ये रिप्लेस हो सकते हैं, ये वाले रिप्लेस हो सकते हैं। तो टर्मिनल हाइड्रोजन्स कैन बी रिप्लेस्ड, बट ब्रिजिंग हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ब्रिजिंग हाइड्रोजन की जगह पे आप कोई दूसरा एटम ला के सोचोगे तो वो नहीं आएगा, क्योंकि उनकी साइज बड़ी होगी। यहां पर सिर्फ हाइड्रोजन ही आ सकता है। तो आप इसके टर्मिनल हाइड्रोजन्स को आप हटा सकते हो, यहां पे दूसरा एलिमेंट लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सपोज आपने मिथाइलेशन करवाया, बेटा सुन लेना ध्यान से, मान लीजिए आपने मिथाइलेशन करवाया, मतलब आप इसको हाइड्रोजन को रिप्लेस करके CH3 ग्रुप जोड़ना चाहते हो। जब क्लोरीन फिट नहीं हो रहा है बेटा यहां पर, तो CH3 से तो क्या उम्मीद करोगे, वो तो और ज्यादा बल्कि ग्रुप है, तो वो भी फिट नहीं होगा। तो मैक्सिमम कितने CH3 आप रिप्लेस कर सकते हो, मैक्सिमम कितने CH3 आप हटा सकते हो, मैक्सिमम मिथाइलेशन पर मैक्सिमम 4 CH3 जुड़ सकते हैं। कहां जुड़ेंगे, चारों के चारों कौन से होंगे, टर्मिनल हाइड्रोजन वाले होंगे। चारों के चारों कौन से होंगे, टर्मिनल हाइड्रोजन होंगे। तो यहां पे लिख देता हूं मैं, चारों के चारों टर्मिनल हाइड्रोजन होंगे। यहां लिख देता हूं कि ऑन मिथाइलेशन maximum 4 hydrogen can be replaced by CH3 group। और वो 4 हाइड्रोजन कौन से होंगे, टर्मिनल वाले। ठीक है, मिथाइलेशन करोगे तो सिर्फ टर्मिनल वाले हाइड्रोजन जो है वो क्या करेंगे, वो आपके
रिप्लेस हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से हमने B2H6 के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है। ठीक है, ये आपको मैंने एक सेकंड रुकना, भी बीच में एक खाली स्लाइड आ गई, कोई नहीं, इसको सही कर लेते। हाँ जी, चलिए, ये आपने नोट कर ही लिया था, इसको आप फटाफट से थोड़ा नोट कर लीजिए, 1 मिनट के अंदर ये सारा नोट कर लीजिए, 1 मिनट के अंदर। हाँ भाई, लिख लिया? चले आगे। आ जाओ, फिर आ जाओ। ये वाला आपने मिथाइलेशन वाला पॉइंट तो मैंने बता ही दिया था। ठीक है, अब बात करते हैं, B2H6 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करते हैं बेटा AlCl3 एंड Al2Cl6, AlCl3 एंड Al2Cl6 के बारे में बात करेंगे। उससे पहले ये स्लाइड जो है मेरे को यहाँ एडजस्ट कर लेने दो। ठीक है, AlCl3, सिंपल सी बात है बेटा, AlCl3 होता क्या है जरा ये देखो। AlCl3 को अगर आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो एल्यूमिनियम, ठीक है, ये Cl, ये Cl और ये Cl इस तरह से बनाएगा। बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? इसमें इलेक्ट्रॉन्स हो गए आपके 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब AlCl3 कैसा हो गया बेटा? AlCl3 हो गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। AlCl3 कैसा हो गया? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। तो अपनी डेफिशिएंसी को मिटाने के लिए AlCl3 क्या करता है? AlCl3 फॉर्म डाइमर Al2Cl6, Al2Cl6 इन वेपर फॉर्म, वेपर फेज। वेपर फेज के अंदर ये क्या करता है बेटा? एक डाइमर बनाता है। हमको AlCl3 पर भी हम वापस आएंगे, AlCl3 के बारे में भी हम जानेंगे क्या है क्या नहीं। फिलहाल हम Al2Cl6 पर मूव करते हैं और Al2Cl6 में आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूं मैं। ये एल्यूमिनियम है, इस तरह से यहां पे एक Cl होगा, यहां पे एक Cl होगा, यहां पे एक Cl होगा। ये एक यूनिट हो गई, ये क्या हो गई? एक यूनिट हो गई। उसके अलावा दूसरी यूनिट ऐसी होगी, उसके बाद यहां एक Cl होगा, यहां एक Cl होगा और इसके इधर वाला एक Cl होगा। ये दो यूनिट्स AlCl3 की आपस में जुड़ जाती है, इसी को बोलते हैं Al2Cl6 और उसी को बोला जाता है डाइमर। क्या बोला जाता है उसको? डाइमर। ये क्या है? मोनोमर। एक यूनिट क्या कहलाती है? मोनोमर। AlCl3 क्या है? मोनोमर है और Al2Cl6 क्या है? उसका डाइमर है। अब AlCl3 जो है वो किस तरह से बनाएगा आप खुद देखिए। यहां इस क्लोरीन के पास, क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? क्लोरीन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने? वैलेंस शेल में 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 7 में से काम कितना आया? सिर्फ एक। ये वाला तो एल्यूमिनियम का है। 7 में से काम कितना आया? सिर्फ एक आया, तो 6 अभी भी बचे हुए हैं। मतलब 6 का मतलब कितने लोन पेयर हो जाएगा बेटे? 3 लोन पेयर हो जाएगा। 6 का मतलब कितना लोन पेयर हो जाएगा? 3 लोन पेयर हो जाएगा। अब 3 लोन पेयर में से ये एक लोन पेयर यहां पर डोनेट कर देता है। 3 लोन पेयर में से एक लोन पेयर यहां पे डोनेट कर लेता है। सिमिलरली यहां इस क्लोरीन के पास भी कुछ ऐसी ही घटना घट रही होगी, वो भी एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड इधर एल्यूमिनियम को डोनेट कर देता है। ये दोनों यूनिट आपस में इस तरह से जुड़ जाती है, इसको बोलते हैं Al2Cl6। क्या बोलते हैं इसको? Al2Cl6। क्योंकि पहले यहां पर एल्यूमिनियम का हाइब्रिडाइजेशन क्या था? sp2 था, लेकिन अब एल्यूमिनियम कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है? 4 बॉन्ड बना रहा है। तो बताओ अब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या बोल दोगे? अब इसका हाइब्रिडाइजेशन बोलोगे sp3 और शेप कैसी हो जाएगी? टेट्राहेड्रल। तो बेसिकली ये दो टेट्राहेड्रल यूनिट्स आपस में जुड़ गई हैं बेटा। क्या हो गया है? ये दो टेट्राहेड्रल आपस में यूनिट्स जुड़ गई हैं, दो टेट्राहेड्रल यूनिट्स जुड़ गई हैं। अब क्योंकि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो ऐसा तो है नहीं कि इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, होंगे। ये वाला भी एक इलेक्ट्रॉन इधर होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर होगा। सिमिलरली है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो इधर इधर 2 इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही होंगे। फिर यहां पर भी ये वाले इलेक्ट्रॉन होंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इनको क्या बोलेंगे? ऐसे बॉन्ड को क्या बोलेंगे? ऐसे बॉन्ड को टर्मिनल बॉन्ड्स। क्या बोलेंगे इनको? ये कौन से बॉन्ड है? टर्मिनल बॉन्ड्स। टर्मिनल बॉन्ड्स, टर्मिनल बॉन्ड्स कहलाएंगे बेटा ये। इनको बोलते हैं 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। क्या बोलते हैं इनको? 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। क्या ऐसा B2H6 में भी था? B2H6 में भी ऐसे टर्मिनल बॉन्ड्स 4 थे, यहां पर भी टर्मिनल बॉन्ड्स 4 हैं। कितने हैं टोटल? ऐसे 4 हैं। ये वाला 1, ये वाला 2,
ये वाला 3 और ये वाला 4। कितने इलेक्ट्रॉन, कैसे बॉन्ड है ये? 4 टर्मिनल बॉन्ड्स हैं। उसके अलावा क्या ब्रिजिंग बॉन्ड भी पता है आपको? ब्रिजिंग बॉन्ड, तो मुझे बताओ ये वाला ब्रिज बॉन्ड कहलाएगा, ये पूरा क्या कहलाएगा बेटा? ये पूरा कहलाएगा क्या? ब्रिज बॉन्ड। इस तरह से ये पूरा ब्रिज बॉन्ड कहलाएगा। अब जरा इस बॉन्ड के बारे में देखते हैं थोड़ा सा कि इस ब्रिज बॉन्ड की कहानी क्या है। आप अभी अगर देखोगे तो यहां से इस बॉन्ड के बारे में बात कर रहा हूं मैं, अगर यहां पे आप इस वाले को भी लेना चाहो, नीचे वाला समझ लो, उससे समझ जाओगे, नीचे वाला समझ लो, ब्रिज बॉन्ड, इस कलर से यहां पे बता देता हूं मैं, ब्रिज बॉन्ड। ब्रिज बॉन्ड, अब ब्रिज बॉन्ड में सेंटर गिनो कितने। जिस तरह से यहां पर B2H6 में बोरोन था, हाइड्रोजन था, और यहां पर बोरोन था, यहां पर एल्यूमिनियम, क्लोरीन और एल्यूमिनियम है, मतलब सेंटर तो बेटा 3 ही है, सेंटर तो 3 ही है। लेकिन यहां पर 3 सेंटर होते हुए इलेक्ट्रॉन 4 हो गए हैं। वहां पर क्या था बेटा? 3 सेंटर थे और इलेक्ट्रॉन 2 ही थे। यहां क्लोरीन है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी नहीं है, इसने पूरा लोन पेयर डोनेट कर दिया है। वहां हाइड्रोजन था भूखा नंगा, हाइड्रोजन के पास लोन पेयर नहीं है। अगर हाइड्रोजन एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता, लोन पेयर डोनेट ऐसा कुछ होता हाइड्रोजन के पास, तो B2H6 बेचारा आज जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं रहता। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है, रीजन क्योंकि यहां 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, जहां पर 3 लोगों के पास 4 रोटियां हैं खाने के लिए। वहां डेफिशिएंसी कैसे हो सकती है? तो इस वाले ब्रिज बॉन्ड को हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इस वाले बॉन्ड को हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड नहीं बोलेंगे। ध्यान रख लेना, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड नहीं है, क्योंकि वहां 3 लोगों के पास 2 रोटियां थी खाने को, यहां 3 लोगों के पास रोटियां 4 हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं हो सकता। दूसरा, यहां पर ये जो 4 मेंबर की एक रिंग बन रही है, जरा इसको देखो, 1 मेंबर, 2 मेंबर, 3 मेंबर, 4 मेंबर, ये 4 मेंबर की रिंग बन रही है। दूसरा, इनके पास लोन पेयर भी है, यहां 2 लोन पेयर फ्री पड़े हैं, देखो ये 2 लोन पेयर इसके पास भी फ्री है, 2 लोन पेयर इसके पास भी फ्री है, ये लोन पेयर भी फ्री पड़े हैं, 4 की भी रिंग है। तो इनमें एंगल स्ट्रेन आता है। क्या आता है? इनमें एंगल स्ट्रेन आता है, खींचातानी होती है, क्योंकि 4 की रिंग, आप जानते हो 4 की रिंग जो है वो इसके बीच में क्या होगा, कम एंगल पर 4 लोग जुड़ेंगे। अगर मेंबर बढ़ेंगे रिंग में तो एंगल बढ़ेगा, लेकिन यहां 4 ही रिंग है, 4 मेंबर्स की ही रिंग है, तो ये पास पास है, पास पास है, तो इनमें एंगल कम है, तो ये आपस में रिपेल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये रिपेल कर रहे हैं। रिपेल करने की वजह से इनमें खींचातानी हो रही है, रिपेल करने की वजह से इनमें क्या हो रही है? खींचातानी हो रही है। तो कहीं न कहीं ये जो हिस्सा है, ये वाला AlCl जो है, इसमें लेंथ बढ़ेगी और एंगल क्या होगा? कम हो जाएगा। लेंथ बढ़ेगी और एंगल कम हो जाएगा। तो अगर B2H6 वाला आंसर याद है बेटा, B2H6 वाला अगर आंसर याद है तो इसको बताओ, ये क्या था? B था, और ये क्या हो जाएगा आपका? A हो जाएगा। क्या ये A हो जाएगा? तो आपको अगर B2H6 वाला आंसर याद है तो बताओ P करेक्टर ज्यादा, तो B ज्यादा होगा A से। आंसर सेम आएगा, रीजन अलग अलग है। वहां पर आंसर हमने बॉन्ड ऑर्डर से दिया था कि आधा बॉन्ड ऑर्डर होगा, तो लेंथ ज्यादा होगी। इस जगह पे मैं B2H6 की बात कर रहा हूं, मैं यहां की बात कर रहा हूं बेटा, यहां पे इस जगह ऐसा क्यों किया था हमने? बॉन्ड ऑर्डर आधा होगा। अब बॉन्ड ऑर्डर अगर कम होता है तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, यहां पर ध्यान रख लेना इस चीज का, ठीक है? बॉन्ड ऑर्डर अगर कम होता है तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है। ये मैंने सिखाया था, लिखना भूल गया था, इसलिए वापस अभी याद आया, मैंने लिख दिया। चलिए खैर कोई बात नहीं, रिजल्ट यहां पर भी सेम है कि इसकी लेंथ सेम होगी। तो रिजल्ट आपको एक ही ध्यान रखना है, रीजन कोई पूछता नहीं है, रीजन कोई भी पूछता नहीं है, इतना डीप जाके सवाल जो है वो नहीं करवाएंगे। तो B ज्यादा होगा A से, B ज्यादा होगा A से। और क्योंकि यहां S बढ़ गया, S घट गया, तो बताओ यहां पे जो एंगल होगा, ये जो एंगल होगा, मान लीजिए इस एंगल को हमने बोल दिया बीटा और इस एंगल को हमने क्या बोल दिया? अल्फा, है ना? दूसरे कलर से लिख लेता हूं भाई, यहां इसको मैंने क्या लिख दिया? अल्फा लिख दिया इस एंगल को। तो मुझे बताओ ये अल्फा जो है वो ज्यादा होगा और बीटा कम होगा, बीटा जो है वो कम हो जाएगा। क्यों अल्फा ज्यादा और बीटा कम क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहां S कम है तो एंगल कम है, S एंगल की दुकान है, S एंगल की दुकान होता है, S कम तो एंगल कम, तो यहां S कम हो गया, S कम हो गया तो बीटा, क्योंकि S कम क्यों हो गया? क्योंकि खींचातानी की वजह से P बढ़ गया, लेंथ बढ़ गई। और P किसी ऑर्बिटल, किसी हाइब्रिड ऑर्बिटल में अगर P बढ़ेगा तो उसको बराबर करने के लिए साथ का साथ S घटेगा, और S घटेगा तो इसको हम बोलेंगे बेटा एंगल घट गया।
उसी की तरफ दूसरी तरफ देख लो, अगर इन दो बॉन्ड में ये घटना हो रही है तो सामने वाले इधर वाले बॉन्ड में उल्टा होगा, ये हम सभी जानते हैं। यहां पर P कम हो जाएगा, यहां पर P कम हो जाएगा और S बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब है यहां पर एंगल जो है वो बढ़ जाएगा, एंगल जो है वो अल्फा ज्यादा आता है, टर्मिनल एंगल ज्यादा आता है। ये है बॉन्ड एंगल का कंपैरिजन और ये है आपका बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन। अब आप इतना तो समझ ही गए हो कि बीटा को कौन सा एंगल बोलते हैं, बीटा को कौन सी लेंथ बोलते हैं, तो ब्रिजिंग ALCL लेंथ। क्या बोलेंगे इसको? ब्रिजिंग ALCL लेंथ। और इसको क्या बोलेंगे? टर्मिनल ALCL लेंथ बोलेंगे। हाँ, बस इतना ध्यान रख लेना कि इसमें जो ब्रिज बॉन्ड होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं होता। ऐसे कितने ब्रिज बॉन्ड होते हैं? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन के, ये होते हैं नंबर में कितने होते हैं बेटा? 2 बॉन्ड होते हैं, 2 ब्रिज बॉन्ड होते हैं। ठीक है भाई, ये सारी कहानी Al2Cl6 के लिए है। ठीक है, यहां पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, यहां पर ये क्लोरीन रिप्लेस हो सकता है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। रीजन, एल्यूमिनियम की साइज बड़ी है तो बीच में वॉइड जो है ज्यादा है, आप बीच में से भी क्लोरीन रिप्लेस कर सकते हो। इनफैक्ट अगर आप इसका मिथाइलेशन करोगे तो 6 के 6 क्लोरीन रिप्लेस हो सकते हैं और 6 का 6 क्लोरीन बनके यहां पर सीधी सी बात है Al2CH3 बन सकता है। मतलब 6 के 6 क्लोरीन रिप्लेस होके CH3 जैसे बल्कि ग्रुप भी आप जोड़ सकते हो। दैट मींस यहां साइज को लेके कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि B2H6 में आपने बीच वाले हाइड्रोजन जो ब्रिजिंग हाइड्रोजन है उनको आप रिप्लेस नहीं कर पा रहे थे, उनको आप हटा नहीं पा रहे थे, ऐसा यहां पर नहीं है। वो रिमूव यहां पर आराम से रिमूव हो जाएंगे क्योंकि यहां पर एल्यूमिनियम की साइज बड़ी है तो बीच में गैप बहुत है, इस जगह पर गैप बहुत है, तो आप बड़ा ग्रुप लाके भी लगा सकते हो। तो यहां एक्सेसिव मिथाइलेशन पर यह प्रोडक्ट भी बन सकता है। खैर इतना डिटेल में अपने सिलेबस में नहीं है, मैंने जस्ट आपको बता दिया, अगर मेरे बोलने से ही याद रह जाए तो आप कर सकते हो, कोई खास बात नहीं। चलो अब हम वापस मुड़ कर आते हैं AlCl3 के ड्यूअल नेचर पे, AlCl3 के ड्यूअल नेचर पे। आयोनिक एज वेल एज कोवेलेंट। अब इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर क्यों आए? रीजन ऑफ कोवेलेंट नेचर, फजान रूल। देखो AlF3, AlCl3, AlBr3, Li3, ये देखो, ये जो है ये कंप्लीटली आयनिक होता है। आयोनिक एग्जिस्ट एज Al3+ एंड 3F-, ये इस तरह से एग्जिस्ट करेगा, ये आयंस के रूप में एग्जिस्ट करता है। इसको आप कोवेलेंट नहीं बोलोगे। AlF3 में आपको एल्यूमिनियम का हाइब्रिडाइजेशन पूछे तो दिमाग नहीं लगाना है, कहना हाइब्रिडाइजेशन होगा नहीं क्योंकि ये आयनिक है, क्योंकि ये आयंस के रूप में ही रहता है। लेकिन अभी हमने देखा AlCl3 का हमने हाइब्रिडाइजेशन भी बनाया और हमने AlCl3 का डाइमर भी बनाया। डाइमराइज होना, पॉलीमराइज होना टेंडेंसी होती है किसकी? कोवेलेंट कंपाउंड्स की। दिमाग में ध्यान रख लेना, कॉपी के ऊपर साइड में लिख लेना। अभी बोल रहा हूं कि डाइमर बनाना, पॉलीमर बनाना, ये किसकी नेचर होती है? कोवेलेंट कंपाउंड्स की होती है। आयनिक कंपाउंड्स डाइमराइज या पॉलीमराइज नहीं होते। बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, ठीक है, मैं मानता हूं बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन आप कहीं कॉपी पर साइड में लिखते रहिए, आपका दिमाग खुलेगा, है ना। कॉमन सेंस वाली बातें कि कल को कभी ये छोटा मोटा सवाल आप इससे भी हटा सकते हो कि भाई मान लीजिए कोई ऐसा स्टेटमेंट आ गया मेन एग्जाम में और आपको ये बात पता है कि यार आयनिक कंपाउंड डाइमर और पॉलीमर नहीं बनाते, हो सकते हो दो कंपाउंड, आपको दो ऑप्शन ऐसे दिए हो जो आयनिक हो, तो आप ऑप्शन काटने में आपको आसानी हो जाएगी कि यार सर ने एक बार बताया था आयनिक का तो ये नेचर हो नहीं सकता डाइमर पॉलीमर बनाना, तो दो ऑप्शन हो सकता है, आपको आयनिक कंपाउंड के दिए हो, आप सीधे काट दोगे। आयनिक का नेचर नहीं होता डाइमर और पॉलीमर बनाना, वरना ये भी बना लेता। ये नहीं बनाता है क्योंकि ये क्या होता है? एग्जिस्ट एज आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। AlCl3 हम अभी पढ़ रहे हैं, ये ड्यूअल नेचर होता है। ये जो है वो कैसे होते हैं? ये कोवेलेंट नेचर होते हैं। कैसे नेचर के होते हैं? कोवेलेंट नेचर के होते हैं। रीजन है ड्यू टू हाई पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायंस। पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है, Cl-, Br-, I-,
अच्छे खासे पोलराइजेबल आयन है, पोलराइज खुद होने की टेंडेंसी है। तो पोलराइजेबिलिटी, हाई पोलराइजेबिलिटी की वजह से क्या होगा, पोलराइजेशन, पोलराइजेशन क्या होता है, बढ़ता है, सब पढ़ाया हुआ है। और उससे कौन सा नेचर बढ़ेगा बेटा, कोवेलेंट नेचर, कोवेलेंट नेचर बढ़ता है। याद है, ऐसा सब कुछ पढ़ाया हुआ है फजान रूल के अंदर, ये वही चीज है। तो यहां से यहां जाओगे तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। तो अगर मैं इसका कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर लिखूं तो इधर से इधर, इधर से इधर और इधर से इधर, ये कौन सा नेचर हो जाएगा बेटा, कोवेलेंट नेचर, कोवेलेंट कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर हो जाएगा इधर से इधर जाने पे। ठीक है, और क्या तरीके हैं जिससे हम सोच सकते हैं कि AlCl3 जो है वो ड्यूअल नेचर शो करता है? डेफिनेटली हम देख सकते हैं AlCl3 जो होता है बेटा, एक पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा पॉइंट मैं यहां लिख रहा हूं AlCl3 is soluble in water as well as बेंजीन। मुझे बताओ बेंजीन कैसा, वाटर कैसा होता है बेटा, पोलर सॉल्वेंट। कैसा होता है, पोलर सॉल्वेंट। और बेंजीन कैसा होता है, बेंजीन होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, नॉन पोलर सॉल्वेंट। अगर AlCl3 पानी में घुल रहा है, ठीक है, अगर AlCl3 पानी में घुल रहा है तो ये उसका नेचर कैसा हो जाएगा, ये क्या शो करता है, आयनिक नेचर, आयनिक नेचर, आयनिक नेचर ऑफ AlCl3। अगर वो पानी में घुल रहा है तो पोलर पोलर में डिसॉल्व होता है और नॉन पोलर नॉन पोलर में डिसॉल्व होता है। और अगर आप इसको कोवेलेंट मानते हो, अगर आप इसको कोवेलेंट मानते हो, जो कि मानना नहीं है, ड्यूअल नेचर होता है। कोवेलेंट के मुताबिक, कोवेलेंट के मुताबिक AlCl3 होगा बेटा Ab3L0 और Ab3L0 का म्यू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, म्यू क्या होगा, 0 होगा, मतलब ये नॉन पोलर होगा अकॉर्डिंग टू कोवेलेंट। अगर आप इसको कोवेलेंट मानते हो तो इसका म्यू 0 है, अगर आप कोवेलेंट मानते हो। लेकिन हमने देखा कि इसको पानी में फेंका तो भी घुल गया और हमने इसको बेंजीन में फेंका तो भी घुल गया। तो बताओ बेंजीन में घुलना इसका कौन सा नेचर शो करेगा, ये बेंजीन में घुलना इसका कौन सा नेचर शो करेगा, कोवेलेंट नेचर, कोवेलेंट नेचर ऑफ AlCl3। ये वाला जो फिनोमिना है, ये वाला जो क्या बोलते हैं, ये वाला जो ऑब्जर्वेशन है, दिस ऑब्जर्वेशन is showing covalent nature of AlCl3 and this observation is showing ionic nature of covalent AlCl3। पानी में फेंका घुल गया, बेंजीन में फेंका घुल गया, दोनों में घुल गया, मतलब दोनों जैसा बिहेव कर रहा है। कैसा कैसा, आयनिक जैसा भी बिहेव कर रहा है और कोवेलेंट जैसा भी बिहेव कर रहा है। आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर है। आगे एक और होता है कि जब हम इसकी पानी के साथ रिएक्शन करते हैं, यहां पर AlCl3 की रिएक्शन मैंने करवा दी किसके साथ, H2O, और यहां पे ले लिया क्या, एक्सिस, H2O खूब सारा ले लिया। ठीक है, फिर मैंने रिएक्शन करवा दी AlCl3 की, फिर रिएक्शन करवा दी मैंने AlCl3 की मॉइस्चर के साथ। किसके साथ करवा दी, मॉइस्चर। मॉइस्चर के साथ करवा दी, मतलब H2O बहुत कम है, एक्सेस नहीं है। यहां पर हमको रिजल्ट मिला, यहां पर हमको रिजल्ट मिला एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl। क्या मिला हमको, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl मिला। और ऊपर वाले में हमको रिजल्ट मिला, अभी सिखा दूंगा, ऊपर वाले में रिजल्ट मिला हमको एल्यूमिनियम 3+ और उसको पानी ने घेर लिया, मतलब साथ में लगवा दूं एक्वस, उसका हाइड्रेटेड आयन। क्या मिल गया, उसका हाइड्रेटेड आयन, और साथ में मिल गया Cl- और यहां पर भी क्या मिल गया, एक्वस, मतलब Cl- को भी पानी ने घेर लिया और इसको भी पानी ने घेर लिया। ये वाला प्रोसेस कहलाता है बेटा हाइड्रेशन। ये वाला प्रोसेस क्या कहलाता है, हाइड्रेशन। इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन। ये प्रोसेस हो जाना कहलाता है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन जो है वो टेंडेंसी होती है, टेंडेंसी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। हाइड्रेशन किसकी टेंडेंसी होती है, आयनिक कंपाउंड्स की। पानी ज्यादा लिया तो इसका हाइड्रेशन हो गया, मतलब यहां पर ये कैसा बिहेव कर रहा है, ये कैसा बिहेव कर रहा है, आयनिक कंपाउंड की तरह बिहेव कर रहा है, तभी तो इसका हाइड्रेशन हो गया। ये वाला प्रोसेस कहलाता है आपका
ये वाला प्रोसेस आपका कहलाता है हाइड्रोलिसिस। क्या कहलाता है ये? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का अभी के लिए मतलब समझिए, पानी टूटकर रिएक्शन करे। पानी जो है वो टूटकर रिएक्शन करेगा। पानी कैसे टूटेगा बेटा? H+ और OH- में। पानी कैसे टूटेगा? H+ और OH- में। ये कैसे टूटेगा? एल्यूमिनियम 3+ और क्या यहां पे Cl- में। कुछ नहीं है, OH- तो इसके साथ भाग जाएगा और Cl- इसके साथ भाग जाएगा। ठीक है, OH- इधर चिपक जाएगा। कितने OH- आएंगे? 3 आएंगे, क्योंकि यहां पर कितने हैं? 3+ है। जब 3 आएंगे तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल थ्राइस बन जाएगा। और ये जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनता है ये होता है बेटा व्हाइट जिलेटिनियस पीपीटी। ये कैसा होता है? व्हाइट जिलेटिनियस पीपीटी होता है। और इस HCl के क्या आते हैं? व्हाइट फ्यूम्स। इस HCl के व्हाइट फ्यूम्स निकलते हैं, धुआं निकलता है व्हाइट। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, चैप्टर के बीच में पिंक कलर के बॉक्स में एक सवाल दिया हुआ है, लिखा हुआ है AlCl3 का जो जार होता है, जो कंटेनर होता है, AlCl3 का जो कंटेनर होता है लेबोरेटरी के अंदर, उसमें से व्हाइट सा फ्यूम्स उठते रहते हैं। व्हाइट से फ्यूम्स उठते रहते हैं उसके आसपास। उसका रीजन है, जब हम AlCl3 को किसी लेबोरेटरी में किसी एक्सपेरिमेंट के लिए यूज करते हैं तो वापस जब वो ढक्कन लगाते हैं तो छोटा मोटा वो ढक्कन पर AlCl3 का पाउडर चिपका रह जाता है। अब वो क्या करता है? एटमॉस्फेयर से क्या एब्जॉर्ब करता है? मॉइस्चर। और मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के बाद AlCl3 के साथ ये घटना होती है। और AlCl3 पानी के साथ इस तरह से रिएक्शन करता है उस मॉइस्चर के साथ, और पानी टूट कर अगर रिएक्शन कर रहा है दैट मींस वो हाइड्रोलिसिस होगा। ये क्या कहलाएगा? हाइड्रोलिसिस कहलाएगा। और हाइड्रोलिसिस जो है वो किसकी टेंडेंसी होती है? लिख देता हूं, टेंडेंसी ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। कोवेलेंट कंपाउंड्स की टेंडेंसी होती है हाइड्रोलिसिस। आयनिक कंपाउंड्स की टेंडेंसी होती है हाइड्रेशन, क्योंकि हाइड्रेशन होता है आयंस को घेर लेना। पानी टूटे नहीं, एज ए हॉल मॉलिक्यूल, मतलब कंप्लीट H2O इसको घेर कर सराउंड कर ले, और इसको की कंप्लीट H2O जो है वो सराउंड कर ले, उसको बोलते हैं हाइड्रेशन। इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं, हाइड्रेशन के बारे में भी। तो अगर ये आयंस के फॉर्म में टूट जाएगा तो इसको ऐसे सराउंड कर लेगा वाटर, और अगर ये आयंस की फॉर्म में टूट गया दैट मींस यहां पर ये कैसा नेचर शो कर रहा है? ये कैसा नेचर शो कर रहा है? ये नेचर शो कर रहा है कैसा? आयनिक। तो यहां पर लिख सकता हूं, इस केस में लिख सकता हूं शोइंग आयनिक नेचर। ये कैसा नेचर शो कर रहा है? AlCl3 आयनिक नेचर। और यहां पर लिख सकता हूं क्या? शोइंग कोवेलेंट नेचर। ये लो, दो तरह की रिएक्शन हमारे सामने आती है। इट डिपेंड्स कि मॉइस्चर, मतलब दैट मींस पानी कम है और H2O अगर बहुत सारा है, बहुत सारा H2O है तो फिर उसमें बहुत ताकत है। H2O की ताकत बहुत ज्यादा होती है। अगर पानी बहुत ज्यादा मात्रा में ले लोगे तो इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे ज्यादा होता है। ये आयंस को सेपरेट करने की ताकत रखता है। इसने यहां पर आयंस को सेपरेट कर लिया तो हमको लगा कि ये आयनिक नेचर है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो ऐसा काम करते हैं, उनका हाइड्रेशन होता है। तभी तो हमने आयनिक कंपाउंड्स पढ़े थे एस ब्लॉक में, और उनकी सॉल्युबिलिटी में हमने दो फैक्टर पढ़े थे। फर्स्ट वन इज लैटिस एनर्जी एंड सेकंड वन इज हाइड्रेशन एनर्जी। ये हाइड्रेशन वही है बेटा जो मैंने बताया था आपको एस ब्लॉक के अंदर। चलिए, तो डुअल नेचर आपको समझ में आ गया। व्हाइट फ्यूम्स किसके होते हैं? HCl के व्हाइट फ्यूम्स होते हैं, ये भी ध्यान रख लेना। AlCl3 का वो सवाल अब आपसे हो जाएगा जो एनसीईआरटी में गिवन है कि AlCl3 व्हाइट फ्यूम्स क्यों देता है ना? तो मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करता है, खुद एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, व्हाइट जिलेटिनियस पीपीटी होता है, और HCl जो है वो व्हाइट फ्यूम्स देगा। ये खूब सारी चीजें थी। हमने कितने पैरामीटर्स देखे जहां पर ड्यूअल नेचर शो कर रहा है, जरा देखिए। पहला पैरामीटर तो यही है कि AlCl3 अगर डाइमराइज हो रहा है दैट मींस वो कोवेलेंट नेचर शो कर रहा है, क्योंकि डाइमर और पॉलीमर बनाना कोवेलेंट कंपाउंड्स की टेंडेंसी होती है। तो अगर ये डाइमर बना रहा है तो पहला काम तो हमने यही सीख लिया कि अगर ये डाइमर बना रहा है तो इसमें कोवेलेंट नेचर है। और उसके बाद हमने ये देखा कि ये पानी में भी घुल रहा है और बेंजीन में भी घुल रहा है। मतलब एक बार फिर से हमने ऑब्जर्व किया था, डिफरेंट ऑब्जर्वेशन से जिसके बिहाफ पे हम ये बोल रहे हैं कि ये डुअल नेचर शो करता है। उसके बाद हमने देखा
कि इसकी पानी के साथ दो तरीके से रिएक्शन होती है। पानी ज्यादा हो तो वो आयनिक नेचर शो करके अपना हाइड्रेशन करवा लेता है, पानी बहुत कम हो तो फिर पानी टूट कर रिएक्शन करता है, हाइड्रोलाइसिस। लाइसिस वर्ड का मतलब होता है टूटना, पानी टूट कर रिएक्शन कर जाए दैट इज हाइड्रोलिसिस। पानी बिना टूटे किसी आयन को सराउंड कर जाए, कैटायन हो चाहे एनायन हो, उसको सराउंड कर जाए, उसको कहते हैं, वहां पर आयन डाइपोल इंटरैक्शन होता है और उसको बोला जाता है क्या, हाइड्रेशन। क्या बोला जाता है उसको, हाइड्रेशन बोला जाता है। चलिए खैर अभी तक आपको ये बात समझ में आ गई है। इसके साथ अपना AlCl3 और Al2Cl6 भी कवर हो चुका है। अब आती है बात किसकी, बोरेक्स की। अब किसकी बात आती है, बोरेक्स की बात आती है भैया। बोरेक्स देखते हैं, चलिए आ जाइए। Na2B4O7.10H2O इसका जनरल फॉर्मूला होता है। बोरेक्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, B2। व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है ना। कुछ बेसिक बेसिक सी बातें हैं जो लिख लेता हूं। व्हाइट ये व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, दैट मींस सॉलिड होता है। ऑब्वियसली पाउडर लिखा है तो सॉलिड ही बोलेंगे। ये व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है। इसके अंदर सारे तरह के बॉन्ड होते हैं। इट कंटेन्स आयोनिक, कोवेलेंट and coordinate bonds। इसके अंदर कौन कौन से बॉन्ड होते हैं, आयनिक, कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट। इसको नीचे इधर लिख दो यार। इट कंटेन्स आयनिक, कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। और कुछ इसके बारे में छोटी मोटी चीजें याद आएगी तो अपन लिखेंगे, है ना। अभी फिलहाल हम इसकी स्ट्रक्चर पर बात करते हैं, और स्ट्रक्चर की बात करने के लिए हम सबसे पहले कितने सोडियम है, 2 है। चलिए ठीक है, वो कोई बात नहीं, सोडियम होगा तो आयनिक बॉन्ड होगा। फिलहाल हम देखते हैं हमारे पास बोरोन है 4। हम क्या देखेंगे, हमारे पास बोरोन कितने हैं, 4। 4 बोरोन को हम इस तरह से अरेंज करेंगे, इसके स्ट्रक्चर बनाना सिखा रहा हूं। 4 बोरोन को हम इस तरह से अरेंज करेंगे, फिर हम BOB लिंकेजेस बना के इन बोरोन को जोड़ देंगे यहां पे। स्टेप बाय स्टेप सीखते जाना, आसान लगेगा। 4 बोरोन जोड़ेंगे, 4 बोरोन को इस तरह से जोड़ेंगे कि बीच में एक एक ऑक्सीजन लगा लेंगे। बीच में एक एक क्या लगा लेंगे, ऑक्सीजन लगा लेंगे। उसके बाद हम एक ऑक्सीजन से 2 बोरोन को और जोड़ेंगे। कोई सा भी बोरोन हो सकता है, आप कोई से भी 2 बोरोन ले लो, आमने सामने वाले लेने। आप चाहो तो इसको जोड़ लो, ठीक है, आप चाहो तो इसको जोड़ लो। मान लीजिए मैंने ऊपर वाले को जोड़ लिया ऐसे करके, इस तरह से ऐसे जोड़ लिया, ठीक है भाई। अब अपना काम हो चुका है ये वाला। उसके बाद यहां पर आप देखो कि एक OH आपको यहां लगाना है, एक OH आपको यहां लगाना है, ठीक है। अब हर एक बोरोन 3 बॉन्ड बना रहा है। अभी फिलहाल आप देखोगे तो हर एक बोरोन क्या बना रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है। बोरोन जब 3 बॉन्ड बनाता है तो उसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल बचता है, क्योंकि सेकंड पीरियड का है, 4 ऑर्बिटल होते हैं। बोरोन के खुद के 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब एक डब्बा खाली बचेगा। एक डब्बा खाली बचेगा, इसके पास भी खाली है, इसके पास भी खाली है, इसके पास भी खाली है। तो हमने क्या किया कि यहां पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनवा लिया। कोऑर्डिनेट बॉन्ड किससे बनवा लिया, इस वाले से। यहां पे OH माइनस ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया। किसने बनाया, यहां पे OH माइनस ने। और इधर भी एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनवा लिया OH से, OH माइनस से, ठीक है भाई। अब अगर मैं कोऑर्डिनेट को, मैंने सिखाया था कि कोऑर्डिनेट को सिंपल कोवेलेंट में अगर लिखते हैं, अगर कोऑर्डिनेट को सिंपल कोवेलेंट में लिखते हैं तो क्या होगा, यहां पर क्या आएगा, यहां पर जैसे अब मैंने OH लिख दिया, इसने एक्सेप्ट किया 4 बॉन्ड बना रहा है तो माइनस आएगा। इसने फिर से एक्सेप्ट किया 4 बॉन्ड बना रहा है तो यहां पर भी माइनस आएगा। जहां जहां माइनस है वहां वहां
कितने माइनस हैं? 2। तो यहां पर आयनिक बॉन्ड हो जाएगा इनके बीच में, Na+ और इस पूरी यूनिट के साथ, Na+ और इस पूरी यूनिट के साथ क्या हो जाएगा? एक आयनिक बॉन्ड हो जाएगा। मतलब इसमें 2 बोरोन ऐसे हैं जो 4 बॉन्ड बना रहे हैं, और इसमें 2 बोरोन ऐसे हैं जो 3 बॉन्ड बना रहे हैं। जरा देख के बताओ कि अब इसमें से कुछ नहीं है। मैं सिंपल सा आपको, अगर ये, अब मैं इसको फॉर्मूला लिखना चाह रहा हूं, यहां से इसको ब्रैकेट में बंद करो और यहां से इसको ब्रैकेट में बंद करो और साथ में .8H2O लिख दो। क्या लिख दोगे आप साथ में? .8H2O लिख दोगे। अब ऊपर वाला फॉर्मूला देखो और नीचे वाला फॉर्मूला देखो। ऊपर वाले फॉर्मूले में 10H2O लिखा हुआ है, नीचे वाले फॉर्मूले में 8 ही लिखा हुआ है। इसका मतलब है इसमें से 2H2O भाग गए और भागकर अंदर रिएक्शन कर गए। 2H2O भाग गए और भागकर अंदर रिएक्शन कर गए। इसका ये स्ट्रक्चर देखने पर हमको पता लगता है कि इसका एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है। एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है देखिएगा जरा, इसका एक्चुअल फॉर्मूला लिखना है। कुछ नहीं करना है, आपको उस स्ट्रक्चर को देखते हुए चीजें लिखनी है। क्या Na2 रहेगा? रहेगा, क्योंकि 2 ही सोडियम है। उसके बाद क्या यहां पे मैं B4 लिख सकता हूं? यहां तक भी ठीक है, B4 भी लिख दो। अब कहानी है, ऑक्सीजन कितने हैं जरा देखो। ऑक्सीजन कितने हैं? जो प्योर ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन काउंट नहीं करने, क्योंकि इसको अपन पूरा OH बोल रहे हैं। तो अब ऑक्सीजन कितने होंगे? 1 2 3 4 और बीच वाला 5। तो अब कितना? O5 लिख देता हूं, Na2B4O5। क्या अब OH बच रहे हैं? कितने OH हैं बेटा? 4 OH हैं, चारों बोरोन पे 4 OH हैं। तो अब लिखा जाएगा OH4 और साथ में लिखा जाएगा 8H2O। जाके चेक कर लेना, काउंट कर लेना। अब भी रोक के वीडियो काउंट कर लो। नंबर ऑफ एटम्स सेम है, चाहे ऊपर वाले फॉर्मूला में नंबर ऑफ एटम चेक कर लो, काउंट कर लो, ठीक है, और चाहे नीचे वाले फॉर्मूला में नंबर ऑफ एटम काउंट कर लो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में एटम्स नहीं बदले हैं, उसका तरीका बदल गया, क्योंकि जब इसकी एक्चुअल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को स्टडी किया गया तो पता चला कि वो जनरल फॉर्मूला है, ठीक है, वो लिखते हैं, वो गलत नहीं है, जनरल फॉर्मूला है, गलत नहीं है, लेकिन वो 10 में से 2 तो अंदर रिएक्शन कर जाते हैं, उसकी वजह से उसकी स्ट्रक्चर जो है पूरी बन पाती है। तो स्ट्रक्चर से हमको पता लगता है कि एक्चुअल फॉर्मूला उसकी है। तो कई बार सवाल आपने देखा होगा, लिखा होता है बोरेक्स इज एक्चुअली, तो बोरेक्स एक्चुअली है क्या, वो बताते हैं। बोरेक्स एक्चुअली जब पूछा जाए तो बोरेक्स एक्चुअल में ऐसा है। पता कैसे लगेगा? जब हम उसकी प्रॉपर्टी देखेंगे। पता कैसे लगेगा? जब उनकी प्रॉपर्टी देखेंगे, ये वाली, ये इसके, सॉरी प्रॉपर्टी नहीं, जब उनकी स्ट्रक्चर देखेंगे। इसके अलावा अब इसकी कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज होती है, आपको कुछ नहीं करना है स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज में। जरा एक चीज देख के बताओ कि ये कौन सी यूनिट है, ये कौन सी यूनिट है। इस वाले बोरोन को क्या बोलोगे? इस वाले बोरोन को क्या बोलोगे? sp2। इस वाले बोरोन को क्या बोलोगे? sp2। इस वाले बोरोन को भी क्या बोलोगे? sp2। इस वाले बोरोन को क्या बोलोगे? sp3। और इस वाले बोरोन को भी क्या बोलोगे? sp3। जो sp3 है वो क्या है? टेट्राहेड्रल है। जो sp3 है वो क्या है? टेट्राहेड्रल है। जो sp2 है वो क्या बोलोगे? ट्राइगोनल प्लेनर। ये क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर। तो कितनी ट्राइगोनल प्लेनर यूनिट्स हैं? 2। और कितनी टेट्राहेड्रल यूनिट्स हैं? 2। मतलब ये पूरी यूनिट टेट्राहेड्रल कहलाएगी, जो इस बोरोन के चारों तरफ जुड़ी हुई है, और ये वाली भी बोरोन के चारों तरफ जुड़ी हुई है, टेट्राहेड्रल। ऐसी कितनी यूनिट है? 2 टेट्राहेड्रल। और ये 2 ट्राइएंगुलर यूनिट्स, मतलब कि बेसिकली पूरा बोरेक्स 2 टेट्राहेड्रल और 2 ट्राइएंगल यूनिट्स के फ्यूज होने से बन गया। बेसिकली पूरा बोरेक्स जो है वो किससे बन चुका है? 2 टेट्राहेड्रल यूनिट और 2 ट्राइएंगुलर यूनिट से बन गया। उसके बाद कितने बीओबी लिंकेजेस हैं? 1 2 3। 1 बीओबी, 2 बीओबी, 3 बीओबी, 4 बीओबी, 5 बीओबी, बीच वाला 5 बीओबी लिंकेजेस है। कितने ब्रिजिंग ऑक्सीजन है? ब्रिजिंग ऑक्सीजन का मतलब है इस बोरोन से इस बोरोन पहुंचने पे जो ब्रिज आ रहा है बीच में, ये ब्रिजिंग ऑक्सीजन, दोनों को जोड़ने वाला ब्रिजिंग ऑक्सीजन। कितने ब्रिजिंग ऑक्सीजन है? 1 2 3 4 और एक बीच वाला 5। 5 ब्रिजिंग ऑक्सीजन, 5 बीओबी लिंकेजेस, 2 बोरोन sp3 हाइब्रिडाइज्ड, 2 बोरोन sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये सारी बातें मैं अगली स्लाइड पे लिखने वाला हूं, यहां पर सिर्फ बोल रहा हूं।
यहां पे समझा रहा हूं, वहां पे सिर्फ लिखूंगा धनाधन। तो वापस बोल रहा हूं, 5 बीओबी लिंकेजेस, 5 ब्रिजिंग ऑक्सीजन एटम, 2 बोरोन sp2 हाइब्रिडाइज्ड, 2 बोरोन sp3 हाइब्रिडाइज्ड, 2 ट्रायंगुलर प्लेनर यूनिट्स, 2 टेट्राहेड्रल प्लेनर यूनिट्स, 2 टेट्राहेड्रल प्लेनर यूनिट्स। ठीक है भाई, ये सारी कहानी होती है इसके स्ट्रक्चर की। तो आगे वाली स्लाइड पर मैं इसकी स्ट्रक्चर के बारे में चीजें लिख देता हूं। आगे वाली स्लाइड में मैं इसकी स्ट्रक्चर के बारे में चीजें लिख लेता हूं। चलिए यहां देख लेते हैं। यहां पे स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई सारी बातें एक साथ लिख रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट है कि इसमें 5 बीओबी लिंकेजेस, उसके बाद 5 ब्रिजिंग ऑक्सीजन एटम्स, 2 बोरोन आर sp2 and 2 borons are sp3 hybridized। जो 2 यूनिट है sp2 की वो क्या है, 2 ट्राइएंगुलर प्लेनर यूनिट्स एंड 2 टेट्राहेड्रल यूनिट्स प्रेजेंट। अब देखो मैंने यहां पे लिखा था इसमें आयनिक बॉन्ड भी होता है, कोवेलेंट बॉन्ड भी होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होता है। दिख तो गया ही होगा, ये सारे सिंपल वाले कोवेलेंट बॉन्ड है, ये आयनिक बॉन्ड है, और ये वाला कोऑर्डिनेट बॉन्ड है जो अपन ने बनाया था, ये वाला। क्योंकि बोरोन 4 बॉन्ड बना रहा है, तो याद करो कोवेलेंसी में सिखाया था कि बोरोन जब जब भी 4 बॉन्ड बनाएगा, बोरोन बनाए चाहे नाइट्रोजन बनाए, जब भी 4 बॉन्ड बनाते हुए दिखे डेफिनेटली वहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। बोरोन लेकर बनाता है, एक्सेप्ट करके बनाएगा, नाइट्रोजन देकर बनाता है। तो आपको मैंने एक चीज बताई थी, ये ऐसी बातें हैं जो अगर किसी ने कॉपी में लिखी होगी तो बहुत अच्छी बात है, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और नहीं लिखी तो बेटा अब लिख लेना। बोरोन जब जब भी 4 बॉन्ड बनाएगा, 1 बॉन्ड कोऑर्डिनेट होगा। तो यहां 2 बोरोन ऐसे हैं जो 4 बॉन्ड बना रहे हैं, मतलब यहां पर 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, और आयनिक बॉन्ड भी है क्योंकि आयंस के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। उसके बाद यहां पर बॉन्ड्स जो है सिंपल वाले कोवेलेंट बॉन्ड्स तो आपको दिख ही रहे हैं। ठीक है भाई, चलिए उसके बाद इसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। इट हैज, या आगे लिख देते हैं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स इज एल्केलाइन। एल्केलाइन होता है, एल्केलाइन मतलब बेसिक होता है, एल्केलाइन मतलब क्या होता है, बेसिक होता है। इसको समझते हैं। देखो एक्वस सॉल्यूशन मतलब यहां पे आपने Na2B4O7.10H2O लिया भैया, और इसमें क्या ले लिया, और ज्यादा आपने H2O ले लिया। ठीक है, इसको पानी में डाल दिया, तो ये क्या बनाएगा, याद करने का तरीका है, जितने सोडियम उतने NaOH बना दो, जितने सोडियम उतने NaOH, जितने बोरोन उतना H3BO3 बना दो। ठीक है, ये दोनों ही वाटर सॉल्युबल होते हैं, ये दोनों ही क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। ये दोनों एक साथ सॉल्युबल रहते हैं, दोनों ही क्या है, एक साथ सॉल्युबल रहते हैं। मतलब अभी ये दोनों आपस में सॉल्युबल है, NaOH भी और H3BO3। मुझे बताओ NaOH को क्या बोलोगे भाई, NaOH को क्या बोलोगे, स्ट्रॉन्ग बेस। क्या बोलोगे इसको, स्ट्रॉन्ग बेस। और ये क्या होता है, वेरी वीक एसिड, वेरी वीक एसिड। अगर स्ट्रॉन्ग बेस और वेरी वीक एसिड को मिलाओगे तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ओवरऑल बेसिक सॉल्यूशन, बेसिक एल्केलाइन सॉल्यूशन। इसलिए बोला जाता है इसका जो सॉल्यूशन होता है वो बोरेक्स का एल्केलाइन होता है। फिर अगर इस एक्वस सॉल्यूशन को हमको न्यूट्रलाइज करना हो, फिर हमको अगर इसको न्यूट्रलाइज करना हो, तो अगला पॉइंट लिख रहा हूं, 2 मोल ऑफ एसिड इज रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज एक्वस बोरेक्स, या बोरेक्स और नीचे एक्वस लिख रहा हूं। ठीक है, बोरेक्स एक्वस,
बोरेक्स एक्वस का मतलब क्या हो गया बेटा? बोरेक्स एक्वस इस तरह से लिखा हुआ है, बोरेक्स एक्वस। बोरेक्स एक्वस का मतलब हो गया है 2NaOH प्लस 4H3BO3। अभी बताया था कि अगर वो पानी में है तो वो ऐसा होगा। अभी बताया ना बेटा कि अगर वो पानी में है तो ऐसा होगा। पानी में है ऐसा होगा, तो नीचे यहां पर एक्वस लिखने का मतलब यही तो है कि ये ऐसा है। उसके बाद मुझे बताओ, अगर न्यूट्रलाइज करना चाहते हो तो कितने मोल बेस है? यहां पर 2 मोल NaOH है, तो हम 2 HCl ले लेंगे। हमने 2 मोल क्यों लिया है? क्योंकि यहां पर 2 NaOH हैं जिसको हम न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं। तो मुझे ये बताओ कि ये क्या होगा? ये तो आपस में रिएक्शन कर जाएंगे, ये तो आपस में क्या कर जाएंगे? रिएक्शन कर जाएंगे। तो ये बन जाएगा NaCl और साथ में क्या आएगा? H3BO3। अब ये तो हो गया आपका क्या? वाटर सॉल्युबल, और ये हो गया वाटर इनसॉल्युबल। तो ये होता है व्हाइट पीपीटी। क्या होता है ये? व्हाइट प्रेसिपिटेट आ जाता है। यानी कि हम H3BO3 जब पढ़ेंगे तो H3BO3 की प्रिपरेशन में ये रिएक्शन वापस आएगी कि बोरेक्स का एक्वस सॉल्यूशन, अगर बोरेक्स के एक्वस सॉल्यूशन को हम न्यूट्रलाइज करें, क्योंकि वो बेस हैं, क्योंकि वो बोरेक्स का एक्वस सॉल्यूशन कैसा है बेटा? बोरेक्स का एक्वस सॉल्यूशन कैसा होता है? नेचर में बेसिक होता है। अब बेसिक को न्यूट्रलाइज करना है तो हमको किसकी जरूरत पड़ेगी? एसिड की जरूरत पड़ेगी। तो हम एसिड लेके आए। कितना लाए? 2 मोल लाए। क्यों लाए? क्योंकि 2 NaOH है। 2 NaOH और HCl मिलके ने क्या बना दिया? सॉल्ट बना दिया, NaCl बना दिया। क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड नहीं है। बैलेंस रिएक्शन मत ढूंढना, इनऑर्गेनिक के अंदर बैलेंस रिएक्शन मत ढूंढना, परेशान रहोगे। जहां बैलेंसिंग के नंबर मिलते हैं वहां करिए। रिडॉक्स में आपको बकायदा सिखाया जाता है बैलेंसिंग, रिडॉक्स में आपको बैलेंसिंग सिखाया जाता है। यहां ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहां पर प्रेसिपिटेट आ गया किसका? ऑर्थोबोरिक एसिड। ऑर्थोबोरिक एसिड का प्रेसिपिटेट आ गया। 2 मोल रिक्वायर्ड होते हैं। इसके अलावा बोरेक्स के लिए और भी बातें लिख सकते हैं। और अगली बात क्या है? बोरेक्स के लिए अगली बात लिख रहा हूं, बोरेक्स कैन बी यूज्ड एज वाटर सॉफ्टनर as it has Na plus ions which can replace calcium 2 plus and magnesium 2 plus of hard water। क्यों इसको वाटर सॉफ्टनर की तरह यूज कर सकते हैं हम? क्योंकि इसके पास सोडियम आयन है। इसके पास क्या है? सोडियम आयन है। तो सोडियम आयन रिप्लेस हो सकते हैं। सोडियम आयन पानी में छोड़ देगा और बदले में हार्ड वाटर का अगर कैल्शियम मैग्नीशियम उठा लेगा तो पानी जो है वो फिर हार्ड नहीं रहेगा, क्योंकि पानी की हार्डनेस किस वजह से होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन की वजह से होती है। ये अपना सोडियम दे देगा, बदले में वहां से कैल्शियम मैग्नीशियम उठा लेगा, इसलिए इसको वाटर सॉफ्टनर की तरह भी यूज किया जा सकता है। उसके बाद इसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है, और वो यूनिक प्रॉपर्टी हम अगली स्लाइड पर डिस्कस करते हैं। वो लास्ट प्रॉपर्टी इसकी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट भी है। इट हैज यूनिक प्रॉपर्टी, इट हैज इंट्यूमिसेंट प्रॉपर्टी। क्या लिख रहा हूं? बोरेक्स हैज इंट्यू प्रॉपर्टी। अब ये इंट्यूमिसेंट क्या होता है? इंट्यूमिसेंट होता है स्वेल अप ऑन हीटिंग, गर्म करने पर फूल जाना। इंट्यूमिसेंट का मतलब क्या होता है बेटा? गर्म करने पर फूल जाता है बोरेक्स। अब गर्म करने पर फूल जाता है तो इसकी क्या प्रॉपर्टी कहां यूज कर सकते हैं? तो देखते हैं। दिस प्रॉपर्टी is used in identification transition मेटल्स। और ट्रांजिशन मेटल्स का मतलब क्या होता है बेटा? डी ब्लॉक वाले। कौन से होते हैं? डी ब्लॉक वाले। डी ब्लॉक के मेटल्स होते हैं, उनकी
आइडेंटिफिकेशन के लिए इस प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, जिसको हम बोलते हैं क्या, बोरेक्स बीड टेस्ट। क्या बोलते हैं हम? बोरेक्स बीड टेस्ट। ठीक है, बोरेक्स बीड टेस्ट किस पर बेस्ड होता है? बोरेक्स बीड टेस्ट बेस्ड होता है बेस्ड ऑन इंट्यूमिसेंट प्रॉपर्टी ऑफ बोरेक्स। बोरेक्स की इंट्यूमिसेंट प्रॉपर्टी पर ये बेस्ड होता है। चलिए क्या होता है इसमें, तो सबसे पहले हम Na2B4O7.10H2O को गर्म करेंगे भैया। जब गर्म किया तो हमने इसको बना दिया क्या, Na2B4O7, और पानी जो है साथ वाला वो सब उड़ा दिया, -10H2O कर दिया। ये हाइड्रेटेड बोरेक्स है, जिसको हम नॉर्मल बोरेक्स बोला जाता है। ये है एनहाइड्रस बोरेक्स, एनहाइड्रेटेड मतलब कि अब इसमें कोई भी वाटर मॉलिक्यूल नहीं है। लेकिन आप अभी भी नहीं रुके और इसको आपने लगातार गर्म किया, और जब लगातार गर्म किया तो ये बन गया बेटा NaBO2। क्या बन गया ये? NaBO2 प्लस B2O3। क्या बन जाएगा ये? NaBO2 प्लस B2O3, ऐसा बनेगा ये। NaBO2 का नाम होता है बेटा सोडियम मेटाबोरेट। NaBO2 का नाम क्या होता है? इसका नाम लिख रहा हूं सोडियम मेटाबोरेट, प्लस इसको नाम बोलेंगे बोरिक ऑक्साइड। बोल दो बोरिक ऑक्साइड, या बोरिक एनहाइड्राइड भी बोल सकते हो। बोरिक ऑक्साइड बोल दो, बोरिक एनहाइड्राइड भी बोलते हो। ये जो फॉर्मूला होता है, ये जो फॉर्मूला होता है, ये चाहे आपको नाम से पूछे या फॉर्मूला से पूछे, कैसे भी पूछ सकता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होता है ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड। क्या बन जाता है? ये एक ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड बन जाता है। मतलब आप इसको ऐसे डायग्राम से थोड़ा फील आएगा आपको, समझिए। जैसे मान लीजिए ये आप एक बोरेक्स को गर्म कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? यहाँ पे एक बोरेक्स को गर्म कर रहे हो, चम्मच से लिया और यहाँ पे आपने क्या कर दिया, स्पैचुला पे बोरेक्स को गर्म किया। बोरेक्स को गर्म किया तो क्या हुआ, वो थोड़ी देर बाद वो बोरेक्स कैसा बन गया? थोड़ी देर बाद वो बोरेक्स बन गया कैसा? थोड़ी देर बाद वो बोरेक्स बन गया एक ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड में बन गया। ये जो बोरेक्स का पाउडर यहाँ पर था, ये क्या बन गया? एक ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड बन गया इस तरह से। अब आप उस बीड पर क्या करोगे? अब आप उस बीड पर क्या मिलाओगे? आप मिलाओगे उस पर मेटल का सैंपल। क्या मिलाओगे? यहां पर एक कोई सैंपल डालोगे आप इस पर। कोई भी सैंपल डालोगे, और सैंपल के बाद आप उसको वापस से जब गर्म करना स्टार्ट करोगे, तो वहां से हमको डिफरेंट कलर मिलेगा। वहां से हमको क्या मिलेगा? डिफरेंट कलर मिलेगा। तो या जैसे मान लीजिए अब इसको अपन आगे फॉरवर्ड करें तो हमारे पास आ जाएगा, मान लीजिए ऐसा कोई कलर आ गया। मान लीजिए ये ब्लू कलर आ गया। कैसा कलर आ गया? कोई ब्लू कलर आ गया। वो जो बीड है वो अपना कलर बदल देगी। वो जो ट्रांसपेरेंट बीड थी वो एक कलर्ड बीड में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब कि वो एक कलर के फॉर्म में हमको दिखना स्टार्ट करेगी। उस कलर से हम बोलेंगे कि अगर ये ब्लू कलर है तो हम इसको कोबाल्ट बोलेंगे, अगर ये ग्रीन कलर है तो हम उसको क्या बोलेंगे? क्रोमियम बोलेंगे। तो दो दिए हुए एनसीईआरटी में, ज्यादा तो हमको भी नहीं पढ़ना है। तो फिलहाल हम इसको आगे बढ़ाते हैं कि ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड पर हमने क्या किया? कोई मेटल का सैंपल ऑफ ट्रांजिशन मेटल। क्या ले लिया? सैंपल ऑफ ट्रांजिशन मेटल। ठीक है, कोई भी ट्रांजिशन सैंपल हमको पता नहीं है कि वो कौन सा है, उसका लिया, और यहां पर हमको क्या मिलेंगे? कलर्ड मेटाबोरेट्स। क्या मिलेंगे हमको? कलर्ड मेटाबोरेट्स। मतलब कि वो जो ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड थी, वापिस समझ लो, आपने एक प्लेटिनम वायर पर बोरेक्स लिया, स्पेचुला पर बोरेक्स लिया, बोरेक्स का पाउडर डाला, आपने गर्म करना स्टार्ट किया। वो पाउडर इंट्यूमिसेंट प्रॉपर्टी की वजह से धीरे धीरे फूल गया, और फूल कर एक मोती बन गया। बीड का मतलब होता है मोती। लेकिन कैसा मोती बना? ट्रांसपेरेंट मोती बना। कैसा मोती बना? वो ट्रांसपेरेंट मोती बना। उसके बाद आपने उस ट्रांसपेरेंट मोती पर फिर कोई सैंपल जो आपको दिया गया, वो सैंपल आपने डाल दिया और वापस से उसको गर्म करने लगे। अब आपने देखा कि जो
ट्रांसपेरेंट मोती है, ट्रांसपेरेंट बीड है, वो अब एक कलर्ड बीड में बन गया। और कलर्ड बीड में क्यों कन्वर्ट हो गया? क्योंकि वहां पर पहले सोडियम मेटाबोरेट था, लेकिन अब वहां पर कलर्ड मेटाबोरेट्स डेवलप हो गए। कौन से? कलर्ड मेटाबोरेट्स। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर बता देता हूं, एग्जाम्पल के लिए लिख रहा हूं कि अगर COBO2 का होल 2 और CrBO2 का होल थ्राइस है, तो बेटा इसका कलर होता है, इसका कलर होता है, यहां पे लिख रहा हूं, इसका कलर होता है, ये कलर होता है ब्लू, और इसका कलर होता है क्या? ग्रीन। देख लेना, थोड़ा जगह कम थी। इसका कलर कैसा होता है? ब्लू, और इसका कलर कैसा होता है? ग्रीन। तो आपसे सीधा सीधा सवाल पूछा भी जा सकता है कि कोबाल्ट का मेटाबोरेट ऐसा बना के दे देगा, COBO2 का होल ट्वाइस, क्या कलर होगा? ब्लू होगा। क्रोमियम का मेटाबोरेट बना के दे देगा और उसका कलर होगा ग्रीन। वैसा इतना डीप सवाल नहीं पूछा जाता, सिर्फ ये पूछा जाएगा कि इनमें से कौन बोरेक्स बीड का टेस्ट नहीं देता है, तो वो एक ऑप्शन होगा जो पी ब्लॉक या एस ब्लॉक किसी का भी हो सकता है, मतलब कि वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा। बाकी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी होती है कलर शो करना अलग अलग आयंस में। कोबाल्ट +2 का कलर ब्लू होता है, इसीलिए इसकी बीड ब्लू कलर की हो जाती है। क्रोमियम +3 का कलर ग्रीन होता है, इसलिए क्रोमियम +3 अगर होगा तो उस मोती का कलर हरा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। तो ये मैंने आपको एक डायग्राम के तरीके से समझाया था, ठीक है, जिससे आप ये समझ गए होंगे। और अगर आपको डायग्राम वाली चीज नहीं भी समझ आई है कोई बात नहीं, लेकिन मैंने ये चीज तो बता दी आपको, ठीक है। 2 सवाल बन सकते हैं इस पूरे में से। पहला तो ये मेटाबोरेट्स के बारे में पूछा जा सकता है, इन 2 के बारे में ज्यादा, क्योंकि एनसीईआरटी में यही दिया है। उसके अलावा ये जो आपका ग्लासी बीड का फॉर्मूला है, ये कई बार पूछा जा चुका है। ग्लासी बीड का चाहे तो आपसे फॉर्मूला बेस्ड पूछ सकते हैं, NaBO2 एंड B2O3, या फिर आपसे सीधा सोडियम मेटाबोरेट और बोरिक ऑक्साइड का नाम देकर भी पूछ सकते हैं। बोरिक ऑक्साइड की जगह आप बोरिक एनहाइड्राइड भी लिख सकते हैं, बोरिक एनहाइड्राइड, बोरिक एनहाइड्राइड भी आंसर हो सकता है। दोनों एक ही बात है, बोरिक ऑक्साइड लिख दो या बोरिक एनहाइड्राइड आप लिख सकते हो, ठीक है भाई। चलिए इसको नोट करिए जल्दी से 1 मिनट के अंदर। हाँ भाई कर लिया नोट? चलिए कर लीजिएगा, थोड़ा टाइम कम दिया मैं जानता हूं, लेकिन आप वीडियो रोक के भी नोट कर सकते हो, ऐसी कोई खास बात नहीं। चलिए अब आता है ऑर्थोबोरिक एसिड, 13th ग्रुप का लास्ट स्ट्रक्चर है हमारे पास, 13th ग्रुप का। इसके बाद हम 14th ग्रुप का स्ट्रक्चरल पार्ट स्टार्ट करेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो ये हमारा हो गया है बेसिकली ऑर्थोबोरिक एसिड। हम आज लास्ट वाला हमारा है ना, लास्ट कंपाउंड है। हमने B2H6 पढ़ लिया, Al2Cl6 पढ़ लिया, बोरेक्स पढ़ लिया, और हम अब क्या पढ़ने वाले हैं? H3BO3 पढ़ने वाले हैं बेटा। चलिए H3BO3 सॉलिड के बारे में कहा जाता है। जनरली मैं इसके बारे में सॉलिड की ही बात कर रहा हूं, सॉलिड की ही बात कर रहा हूं यहां पर, तो अपन सॉलिड ही लिख लेते हैं डायरेक्ट। सॉलिड इसमें ये क्या होता है? इट इज पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। एक सेकेंड, कुछ हुआ है, रुक जाओ। हाँ, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर इन सॉलिड स्टेट, ठीक है। पॉलीमेरिक है, और पॉलीमेरिक का रीजन है ड्यू टू H बॉन्डिंग। किसकी वजह से? H बॉन्डिंग। ड्यू टू H बॉन्डिंग प्लेनर BO3 यूनिट्स आर कंबाइंड। मतलब कि ये जुड़ी हुई होती है, किसकी वजह से? BO3 यूनिट्स। एक यूनिट ये देख लो आप, BO3 यूनिट है, ये क्या है? एक प्लेनर यूनिट है बेटा, BO3। ये एक प्लेनर यूनिट है BO3। यहां से H बॉन्डिंग करेगा, यहां से भी H बॉन्डिंग करेगा, यहां से भी H बॉन्डिंग करेगा, यहां से H बॉन्डिंग करेगा, यहां से भी H बॉन्डिंग करेगा, और इस तरह से यहां से भी H बॉन्डिंग करेगा। तो ये जो प्लेनर यूनिट आपको दिख रही है, बेसिकली BO3 इसलिए बोला जाता है क्योंकि B के सराउंडिंग एटम्स कौन है? ऑक्सीजन, 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 दैट इज 3 ऑक्सीजन। और इन तीनों ऑक्सीजन की वजह से ये यूनिट आपकी निकल के आ रही है क्या? ट्राइगोनल प्लेनर। कौन सी यूनिट निकल के आ रही है यहां पे आपके सामने? ट्राइगोनल प्लेनर यूनिट्स। ऐसी खूब सारी ट्राइगोनल प्लेनर यूनिट्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आपस में जुड़ी होती है। तो इसलिए लिखा होता है कि
trigonal planar BO3 units are combined with each other due to H bonding with each other. चलिए भाई, उसके बाद हम बात करते हैं, ऐसी खूब सारी एक लेयर होती है, ये एक लेयर होती है ना, लेयर होती है, ये लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। या पहले अपन एक बात कर लेते हैं सॉल्युबिलिटी की। चलिए अगला पॉइंट लिख देते हैं, इट इज वेरी लेस soluble in cold water but soluble in hot water। गर्म पानी में ये घुल जाएगा, ठीक है, गर्म पानी में ये घुल जाएगा, क्योंकि गर्म पानी में हॉट वाटर इट कैन ब्रेक H बॉन्डिंग। ये जो एनर्जी है, गर्म पानी की जो एनर्जी है, ये H बॉन्डिंग को तोड़ सकती है, मतलब इसकी यूनिट्स को अलग अलग कर देगी। तो गर्म पानी में तो ये आपका घुल जाएगा, लेकिन ठंडे पानी में H3BO3 सॉलिड जो है वो नहीं घुलता, क्योंकि ठंडे पानी के पास वो ताकत नहीं है, वो एनर्जी नहीं है जिससे ये अपनी H बॉन्डिंग की जो यूनिट्स आपस में एक पॉलीमरिक स्ट्रक्चर बना रही है, पॉलीमेरिक लेयर्ड स्ट्रक्चर बना रही है, पॉलीमेरिक शीट स्ट्रक्चर बना रही है ना, पॉलीमेरिक शीट स्ट्रक्चर बना रही है, शीट लिख देना, शीट स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। ऐसे डिफरेंट शीट होगी, एक शीट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, फिर उसके नीचे दूसरी शीट, उसके नीचे तीसरी शीट, तो इस तरह की खूब सारी शीट्स बनी हुई होगी यहाँ पे, ये इस तरह से एक शीट, दो शीट, तीन शीट, ये ठीक है, ये शीट्स हैं, शीट्स बोल दो, लेयर्स बोल दो, है ना। और इनके बीच में कौन सा फोर्स है बेटा, इनके बीच में लगता है वीक वंडरवॉल फोर्स। कौन सा फोर्स लगता है इनके बीच में, वीक वंडरवॉल फोर्स है, ये यहाँ पे वीक वंडरवॉल फोर्स, ये भी वीक वंडरवॉल फोर्स। वीक वंडरवॉल फोर्स की वजह से ये लेयर्स एक दूसरे पर फिसल सकती है, वीक वंडरवॉल फोर्स की वजह से क्या कर सकती है, ये लेयर्स क्या कर सकती है, एक दूसरे पर फिसल सकती है। तो अगला पॉइंट लिख रहा हूं, वीक वंडरवॉल फोर्स is present between sheets और layers भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये मैंने बता दिया किस तरह से प्रेजेंट होता है, इस तरह से प्रेजेंट होता है। ये शीट एक दूसरे के ऊपर फिसल सकती है, इस वजह से यहां पे हम लिख सकते हैं that's why it can work as लुब्रिकेंट, ठीक है, क्योंकि ये नेचर में कैसा होता है, स्लिपरी इन नेचर, ठीक है, स्लिपरी होता है नेचर में। आपने कैरम बोर्ड बचपन में खेला होगा, ठीक है, अभी भी खेलते होंगे। कैरम बोर्ड के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक पाउडर डालते हैं। जब हमको लगता है कि फ्रिक्शन बहुत जो है वो ज्यादा हो गया, स्ट्राइकर मूव नहीं कर रहा है, तो हम उस वुडन बोर्ड पर एक पाउडर डालते हैं। वो पाउडर क्या करता है, वो पाउडर वहां पर फ्रिक्शन कम कर देता है, और वो पाउडर होता है बेटा H3BO3 सॉलिड, बोरिक एसिड बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं उसको, बोरिक एसिड। इस ऑर्थोबोरिक एसिड बोल दो या बोरिक एसिड बोल दो। वो क्या करता है, लुब्रिकेशन कर देता है। अब लुब्रिकेशन क्यों हो रहा होगा कि जब आपने पाउडर डाला तो उस पाउडर में ऐसी खूब सारी लेयर्स बनी हुई होगी, अंदर स्ट्रक्चर सोचो, वो लेयर एक दूसरे के ऊपर फिसल रही होगी, क्योंकि उन लेयर्स के बीच में वीक वंडरवॉल फोर्स है। और वीक वंडरवॉल फोर्स है मतलब वो स्ट्रांगली जो है, स्ट्रांगली एक दूसरे को पकड़े हुए नहीं है, मतलब एक दूसरे के ऊपर फिसल सकती है। और हमने इसका फायदा भी लिया, हम उसको एज ए लुब्रिकेंट यूज कर सकते हैं, स्लिपरी नेचर में होता है। ये सारी बातें हमको समझ में आ गई इसके स्ट्रक्चर से। क्या हम इसमें बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन सोच सकते हैं, sp2 होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है, ठीक है भाई। ये मैंने बताया नहीं था, रह गया तो मैंने बता दिया। अब इसकी कुछ बात कर लेते हैं, क्योंकि आपने इसको एसिड बोला, तो खूब सारी इंपॉर्टेंट बातें यहां पर निकल के आती है। और सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये वीक मोनोबेसिक एसिड होता है। क्या होता है ये, वीक मोनोबेसिक एसिड, वीक मोनोबेसिक एसिड।
क्योंकि इसका एक यूनिट जो है वो एक H+ रिप्लेस करवाता है, या यूं कहूं एक OH- खा जाता है। उसके बाद ये नॉन प्रोटोनिक एसिड होता है, नॉन प्रोटोनिक एसिड होता है। क्यों ये वाला पॉइंट क्यों लिखा? क्योंकि यहां पर एज इट डज नॉट गिव इट्स ऑन H+, क्योंकि अगर ये अपना खुद का H+ दे देता तो इसको अपन प्रोटोनिक एसिड भी बोल देते। एसिड तो ये है, लेकिन ये उल्टा काम करता है। ये क्या करता है बेटा? ये BOH का होल थ्राइस प्लस H2O, ठीक है। H2O को हम क्या लिख सकते हैं? H2O को हम लिख सकते हैं H+ और क्या लिख सकते हैं? OH- लिख सकते हैं। ये OH- इस पर अटैक कर जाता है, इसका OH- ये खा जाता है, मतलब ये बनता है BOH का होल 4, नेगेटिव आएगा क्योंकि बोरोन जब भी 4 बॉन्ड बना रहा होगा माइनस खा के बैठेगा और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। मतलब यहां से यहां पे ये लोन पेयर जो है, ये लोन पेयर इसके वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट हो गए। तो बताओ क्या इसने लोन पेयर एक्सेप्ट किया? क्या इसने लोन पेयर एक्सेप्ट किया? तो इसको बोलते हैं लुईस एसिड। क्या बोलते हैं इसको? लुईस एसिड। क्या बोलेंगे इसको? लुईस एसिड। क्यों बोलेंगे? एज इट एक्सेप्ट्स लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम OH ions, as it accept lone pair of oxygen from OH- ion। OH- ion के ऑक्सीजन से OH- ion के ऑक्सीजन से इसने क्या ले लिया? अपना लोन पेयर एक्सेप्ट कर लिया। तो मुझे बताओ ये फ्री कौन सा हो गया बेटा? ये H+ फ्री हो गया। मतलब कि ये इसने अपना H+ नहीं निकाला। ये किसका H+ है? एक्चुअल में ये H+ किसका है? एक्चुअल में ये H+ कहां से रिमूव हुआ है? रिमूव्ड फ्रॉम वाटर। ये कहां से रिमूव हुआ है? पानी से रिमूव हुआ है। अब आप सॉल्यूशन में H2O में बोरिक एसिड डाल दोगे, ठीक है, बोरिक एसिड डाल दोगे तो वहां पर ओवरऑल मीडियम तो एसिडिक हो जाना है क्योंकि H+ तो निकल गया। तो इसका एक मोल, पानी के एक मोल का एक H+ निकाल देता है, इसलिए बोलते हैं इसको मोनोबेसिक। बेटा ध्यान से सुन लेना, मोनोबेसिक क्यों बोला? क्योंकि इसका एक मोल पानी के एक मोल से एक H+ रिप्लेस करवाता है, एक OH- खा जाता है, इसलिए बोला इसको मोनोबेसिक एसिड। नॉन प्रोटोनिक एसिड क्यों बोला? क्योंकि जब ये हुआ तो H+ इसने अपना नहीं दिया, इसलिए इसको बोल दिया कि नॉन प्रोटोनिक एसिड, एज इट डज नॉट गिव इट्स ऑन H+। ये अपना खुद का H+ नहीं देता। किससे निकलवा देता है? पानी से निकलवा देता है। कह रहा भाई तू दे दे यार, इससे निकलवा दिया। तो H+ तो प्रोसेस में तो H+ रिलीज हुआ, और H+ रिलीज हुआ तो एसिड होगा, मतलब यहां पर मीडियम एसिडिक हो जाता है, ठीक है। मोनोबेसिक इसलिए बोला क्योंकि एक मोल इसका और एक मोल H2O का और बदले में मिलता है एक H+, तो मोनोबेसिक बोल दिया। फिर इसको लुईस एसिड भी बोला जाता है बिकॉज ये लोन पेयर एक्सेप्ट करता है। और हमने पढ़ा था कि लुईस एसिड कौन होते हैं? ए एसिड एक्सेप्ट, लोन पेयर एक्सेप्ट करने वाले लुईस एसिड होते हैं। तो इसको अगर लुईस एसिड और लुईस बेस की नजर से सोचोगे तो ये लुईस एसिड है बिकॉज ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है और BOH का होल 4 नेगेटिव बन रहा है, ठीक है भाई। वो टेट्राहेड्रल यूनिट बन जा रहा है। ये H+ आगे जाके H2O के साथ रिएक्शन कर लेता है, ये H+ H2O के साथ रिएक्शन कर लेता है और क्या बना लेता है? H3O+ बना लेता है। फिर इसमें से भी एक OH- जो है वो रिलीज कर लेगा। तो यहां पे बेसिकली ये इसका इतना नहीं बताना है, आप तो यहीं से समझ जाओगा कि ये H+ जो है वो रिलीज हो गया। तो प्रोटोनिक एसिड नहीं होता है। इसके बारे में खूब सारी चीजें पूछी जा सकती है। अब गलत बनाने को आपको डाइबेसिक ट्राइबेसिक लिखा जा सकता है, प्रोटोनिक भी लिखा जा सकता है, इसके बाद वो भी गलत होगा। लुईस बेस भी बोला जा सकता है, वो भी गलत होगा। वीक मोनोबेसिक एसिड, नॉन प्रोटोनिक एसिड और लुईस एसिड, ये तीनों इसके लिए सही होते हैं, बस इस बात का ध्यान रखना। और ये तीनों की तीनों प्रॉपर्टी इसकी पानी के साथ इंटरेक्शन करने पर समझ आ जाती है। क्यों? क्योंकि पानी का OH- खाता है तो लुईस एसिड, क्योंकि बेसिकली OH- में है क्या? ऑक्सीजन है जो अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, तो लुईस एसिड। पानी का एक H+ रिप्लेस करवाता है, मोनोबेसिक।
पानी का H प्लस देता है, अपना नहीं देता, इसलिए नॉन प्रोटोनिक एसिड। ये तीनों बातें इसकी पानी के साथ रिएक्शन से समझ आ जाती है। ये था आपका H3BO3 और साथ में अब मैं बोलूं तो ये था आपका कंप्लीट, कौन सा कंप्लीट, आपका 13th ग्रुप का स्ट्रक्चरल पार्ट जो है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में बेटा ये बहुत अच्छे से रिवाइज करके आ जाना नेक्स्ट लेक्चर से पहले, क्योंकि अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है। मुश्किल से हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th क्लास के अब 2 लेक्चर बचे हैं, जिसमें हम ये पूरा पी ब्लॉक खत्म कर देंगे। उसके बाद आपका सिलेबस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंप्लीट हो जाएगा। जितने चैप्टर्स थे पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक, सारे ऑलमोस्ट खत्म होने आए। वो तो खत्म हो ही गए, ये भी 2 लेक्चर का और बचा है, फिर खत्म हो गया।